गुड इवनिंग क्लास। कैसे हो आप लोग? ठीक है। तो आज की क्लास को स्टार्ट करें। क्या आप रेडी हो? कल की क्लास में मैंने आपको 1 से लेके 40 तक क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिया है। ठीक है। आज की क्लास में मैं आपको 40 से लेकर अगर 80 तक हो गया तो 80 तक सॉल्व कराएंगे। ठीक है। अगर 90 तक हो गया तो 90 तक सॉल्व कराएंगे। यानी कि आज कुल मिला जुला के आज की क्लास आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। ठीक है। क्योंकि आज की क्लास अगर आपने मिस कर दिया तो आप बहुत कुछ मिस करने वाले हो। आज की क्लास बहुत ही मजेदार है और आपको बहुत कुछ नया कुछ सीख के जाओगे। कल आपको मैंने थोड़ा सा मोटिवेशन स्पीच भी दिया था कि एक बंदा है, अगर प्रॉब्लम उसके सामने है तो प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के बारे में सोच नहीं पाता है। उसके दिमाग में क्या होता है, वो प्रॉब्लम चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। पर अगर उस प्रॉब्लम को छोड़ के आप उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचो तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसी तरह क्या है, आपका सीआईटीएस का पेपर होने वाला है तो आप ये मत सोचो कि पेपर में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। आपको ये सोचना है कि जो पेपर कैसे भी आ जाए मैं उसको कर लूंगा, मैं उसको कर लूंगी। ठीक है। आपको ये सोचना है पेपर में क्या आ रहा है क्या नहीं रहा, आपके बारे में इसके बारे में सोचना नहीं है। ठीक है। आपको इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। आपको ये सोचना है कि मैं कैसे पढूं, पेपर कैसे भी आ जाए मैं उसको कर ले जाऊंगी, चाहे कर ले जाऊंगा। कैसे कर ले जाऊंगा भाई? उसके सारे कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर होने चाहिए और इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर कराने के लिए मैं आपके सामने एक बार दोबारा सामने आया हूं। ठीक है। और मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाऊंगा। ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करके जाऊंगा। अगर क्लास में कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दोगे। क्लास करने के बाद कल मैं दिन में आपको जूम क्लास पे लेके आपके सारे प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कराऊंगा। ठीक है। फिर क्लास को स्टार्ट करें। क्या आप रेडी हो? क्लास को स्टार्ट करें। चलो ठीक है, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा, क्लास आपका 2 है। आज हम 40 से लेकर 80 तक क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ओके, रेडी हो? तो चलो हम और आप मिलके क्लास को फिर स्टार्ट करते हैं। रेडी और रेडी। तो आगे बढ़े तो चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके। तो कल की क्लास में हमने 40 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। ठीक है। कल की क्लास में हमने क्या किया था, 1 से लेकर 40 तक हमने कंप्लीट कर लिया था और इसके अलावा मैंने कुछ आपको मोटिवेशन टिप्स दिया था। और आज हम 41 से क्लास क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि 1 घंटे में जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाए इसको हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। यानी कि कुल मिला जाकर मैं ये कह सकता हूँ कि आज की क्लास आपके लिए बहुत मजेदार क्वेश्चन है। तो स्टार्टिंग हम यहीं से करते हैं जहां पे कल हमने दी एंड किया था, स्टार्ट हम वहीं से करते हैं। तो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन आपके सामने है कि जो हमारी जो टीचिंग होती है इसके जो मेन स्टेप होते हैं 4 होते हैं। ठीक है। जो टीचिंग होता है इसके मेन जो स्टेप होते हैं 4 होते हैं। तो इसके बारे में कल मैं बता चुका हूँ। कौन कौन से स्टेप होते हैं? तो 4 होते हैं आपके। पहला होता है प्रिपरेशन, दूसरा होता है प्रेजेंटेशन, तीसरा होता है एप्लीकेशन और चौथा होता है आपका टेस्ट। तो यहाँ तक हमारे पिछले क्लास में कवर हो चुका है। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है और देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। मैडम, Which one of the following includes both teacher and student? So इनमें से शिक्षक और छात्र दोनों सम्मिलित होते हैं। तो ऑप्शन है प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, प्रोवोकेशन एंड कन्विक्शन। तो देखो आपसे क्या पूछ रहा है इसमें, बहुत ही सिंपल बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। आपसे पूछ रहा है जो हमारे टीचिंग के 4 स्टेप होते हैं। ठीक है। मेनली हमारे 4 स्टेप होते हैं, मैंने आपको अभी बताया। प्रिपरेशन हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, एप्लीकेशन हो गया और टेस्ट हो गया। तो यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ऐसा कौन सा स्टेप है जिस स्टेप में आपके टीचर भी इंक्लूड होता है और आपके ट्रेनर भी इंक्लूड होता है। ठीक है। तो देखो होने के तो आपके दोनों में होते हैं, प्रिपरेशन में भी होता है, प्रेजेंटेशन में भी होता है। जब आपने लेसन प्लान आप देने गए थे या फिर जिनका भी लेसन प्लान देने जाओगे तो वहां पे आपने देखा होगा कि प्रिपरेशन में हमारे 2-3 स्टेप आते हैं। पहला क्या आता है, रिव्यू आता है, फिर हमारा लिंक आता है, फिर हमारा आता है मोटिवेशन। ठीक है। ये हमारे प्रिपरेशन में आते हैं 3 स्टेप। तो आप क्या करते हो, रिव्यू करते हो। रिव्यू मतलब क्या करते हो, जो आपने पहले पढ़ाया है उसके बारे में आप बताते हो, फिर क्लास को क्या करते हो, उसको लिंक करते हो। जो आज का टॉपिक है, जो पिछले क्लास हमने पढ़ाया था, चीजों का क्या करते हो, वहां पे लिंक करते हो। चीजों को क्या करते हो, एक दूसरे से लिंक करते हो। यानी कि आप वहां पे ट्रेनिंग के साथ आप उनका एक कनेक्शन होता है जिसमें आप भी शामिल होते हो और स्टूडेंट भी शामिल होते हैं। यानी कि पहले प्रीफर किसे करेंगे, हम करेंगे प्रिपरेशन में। प्रिपरेशन हमारा 2 स्टेप आता है। अगर आप लेसन प्लान के अकॉर्डिंग करें हम, तो लेसन प्लान में क्या आता है, हमारा रिव्यू आ गया, उसके बाद हमारा लिंक आ गया, फिर हमारा मोटिवेशन हो गया,
रिव्यू में क्या करते हैं हम, जो क्लास हमने पिछले क्लास ली थी उसके बारे में बताएंगे हम, और जो हमारे लिंक है उस लिंक में क्या करेंगे, जो आज का टॉपिक है उसको हम कनेक्ट कर देते हैं। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि प्रिपरेशन में हमारे दोनों इंक्लूड होता है, चाहे आपका टीचर भी हो चाहे ट्रेनर्स हो। अगर प्रिपरेशन नहीं है तो हम प्रेजेंटेशन के साथ जा सकते थे, पर हमारा मेन यहाँ पे मकसद क्या है, प्रिपरेशन, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए। Next question. The instructor tells what to do and show how to do, along with the reason why to do. In short, the instructor imparts the dash and dash. The अनुदेशक बताता है कि क्या करना है, प्रदर्शित करता है कैसे करना है, इस कारण का साथ ही क्यों करना है। तो ये क्या चीज होगा, यहाँ पर टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शंस दोनों है। ऑप्शन ए 5WS1H and option B 5WS and 2H and option C 6WS and 1H, option number D 6WS and 2H। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया है, देखो क्या चीज होता है, अगर मैं बात करूँ कम्युनिकेशन हो चाहे आपका टीचिंग हो चाहे लर्निंग हो, यहाँ पे आपके दो मेथड यूज होता है। क्या होता है, जो अगर मैं यहाँ पे CITS के बारे में बात करूँ तो हमारा CITS में बेसिक आता है, एक हमारा आता है 5W+1H आता है, और दूसरा हमारा आता है 6W+1H। इसके अलावा और भी होते हैं, जैसे कि 5W+2H होता है आपका, और 6W+2H होता है, ये थोड़ा सा आपका एडवांस वर्जन होता है। ठीक है, पर हमारे CITS में दो चीज आता है, क्या आता है, 5W+1H, और दूसरा आता है हमारा 6W+1H। पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या मेंशन कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या है, आपका जो इंस्ट्रक्टर है, ठीक है, आपका इंस्ट्रक्टर आपको बताता है कि आपको क्या करना है। ठीक है, यहाँ पे देखो टेल और डू, आपको ये बताएगा कि आपको क्या करना है, आपको बताता है कि आपको क्या करना है, फिर आपको क्या करेगा, शो करेगा, और शो करने के बाद आपको बताएगा कि आपको कैसे करना है, हाउ टू डू। ओके, यानी कि सबसे पहले क्या करेगा वो, सबसे पहले आपको बताएगा कि आपको क्या करना है, उसके बाद आपको शो करेगा कि आपको कैसे करना है। ठीक है, यानी कि क्या कर रहा, आपको बता भी रहा और आपको शो भी कर रहा हो। तो ये चीज हमारे किस में आता है, यानी कि सिंपल सी बात है, आपसे कह रहा है ट्रेनिंग के बारे में बात कर रहा हूं। किसके बारे में बात कर रहा, ट्रेनिंग के बारे में। और जो हमारा इंस्ट्रक्टर होता है हमें ट्रेनिंग ही तो देता है, वो हमें स्किल पे फोकस कराता है, जो हम स्किल प्राप्त करने के अभी CITS करे तो हमारी ट्रेनिंग हो रही है वहां पे, यानी इसका जो मेन टारगेट है हमें स्किल देना होता है। इंस्ट्रक्टर का जो मेन काम होता है ट्रेनिज को स्किल देना होता है, और टीचर का मेन काम होता है ट्रेनिज को, ट्रेनिज तो होते नहीं वहां पे स्टूडेंट होते हैं तो उनको नॉलेज देना होता है, और इंस्ट्रक्टर क्या करता है, आपको स्किल देता है। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है, आपको बता रहा है कि आपको क्या करना है, फिर आपको शो कर रहा है कि आपको कैसे करना है, यानी कुल मिला जुलाकर वो ट्रेनिंग के बारे में बात कर रहा है। चाहे आपका ट्रेनिंग हो चाहे आपकी टीचिंग हो, हम वहां पे कौन सा मेथड यूज करते हैं, तो हम करते हैं वहां पे 6W+1H। क्या यूज करते हैं, हम वहां पे करते हैं 6W+1H मेथड हम यूज करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर यहाँ पर नॉर्मल बात करता है, अगर कम्युनिकेशन के बारे में बात करता कि कम्युनिकेशन में कौन सा टेक्निक यूज करते हैं, या फिर हम सिलेबस एनालिसिस में कौन सा मेथड यूज करते हैं, तो हम वहां पे करते हैं 5W+1H। पर ट्रेनिंग आ जाए, टीचिंग आ जाए, इसका मतलब क्या है, एडवांस थोड़ा सा, यानी कि 6W+1H मेथड हम वहां पे यूज करते हैं। ओके, क्लियर है? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेशनल पॉलिसी ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप was launched in, ऑप्शन है 2014, 2015, 2016 एंड 2017। तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे दो क्वेश्चन आपके बनते हैं। एक होता है आपका क्या चीज, पहले मैं इसके बारे में बताता हूँ, फिर दूसरा बारे में आपको बताऊंगा। यहाँ पे क्या मेंशन है, नेशनल पॉलिसी ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, किसके बारे में बात कर रहा हूँ, नेशनल पॉलिसी ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि NPST। क्या, NPST के बारे में बात कर रहा। ये कब, इसको स्टेब्लिश कब किया गया था, किसको किया गया था आपका, कब किया गया था, इसको किया गया था 15 जुलाई 2015 को किया गया था। कब किया गया था इसको किया गया था आपका 15 जुलाई 2015 को किया गया था नेशनल पॉलिसी को। ओके, नेशनल पॉलिसी आएगा, इसका मतलब है 15 जुलाई 2015। ओके, यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है आपका, क्या बनता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। क्या, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। अगर मैं नेशनल पॉलिसी को हटा के, यहाँ पे जो नेशनल पॉलिसी जो लिखा हुआ जो मेंशन है यहाँ पे, ओके, यहाँ पे क्या है, नेशनल पॉलिसी, अगर मैं इसको हटा दूं, बस ये वर्ड में हटा के अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या चीज, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं मिनिस्ट्री, अगर मैं नेशनल पॉलिसी को हटा के अगर मैं लिख दूं यहाँ पे मिनिस्ट्री, ओके, अगर मिनिस्ट्री लिख दूं तो क्या हो जाएगा, 14 जुलाई 2014। ओके, सॉरी
14 नवंबर 2014 कब हुआ था आपका? 14 नवंबर 2014 को क्या हुआ था आपका? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और नेशनल पॉलिसी कब आया था? नेशनल पॉलिसी आया था आपका 15 जुलाई 2015 को। तो यहाँ पे तो मंथ वगैरह डेट के बारे में बात नहीं कर रहा, यानी सिंपल सी बात है, इसका 2015 हो जाएगा। अगर यहाँ पे होता आपका क्या चीज होता, अगर होता मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, तो इसका होता आपका 2014। ओके, नेशनल पॉलिसी 2015, मिनिस्ट्री 2014। ओके, क्लियर है सभी को? तो कुछ किताबों में आपको क्या मिलेगा वहां पे, जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट है, कहीं पे आपको 14 नवंबर मिलेगा, कहीं पे आपको 9 नवंबर मिलेगा। ठीक है, तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि नवंबर में आया था, 2014 में आया था। चाहे आपको 9 मिल सकता है या फिर आपको 14 मिल सकता है, दोनों में से आपको एक मिलेगा। ओके, क्लियर है सभी को? आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। Which one of the following is not a method of acquiring skill? निम्नलिखित में से कौन सा कौशल अर्जित करने की विधि नहीं है? So ऑप्शन नंबर ए ऑब्जर्वेशन अवलोकन, ऑप्शन नंबर बी इमिटेशन अनुकरण, ऑप्शन नंबर सी रिपीटेशन पुनरावृत्ति, ऑप्शन नंबर डी लीडरशिप। सो यहाँ आपको क्या बताना है कि जब कोई स्किल एक्वायर कर रहे हो तो उसमें, तो यहाँ पे देखो, जो हमारे, अगर मैं सिंपल सी बात बताऊं तो स्किल को एक्वायरिंग करने के हमारे 3 स्टेप होते हैं, 4 स्टेप होते हैं। स्किल को प्राप्त करने के, एक्वायरिंग करने के हमारे 4 स्टेप होते हैं। कौन कौन सा होता है? पहला होता है हमारा ऑब्जर्वेशन। ठीक है, यहाँ पे जैसे मेंशन है ऑप्शन ए, पहला होता है हमारा ऑब्जर्वेशन, और दूसरा होता है हमारा रिपीटेशन, जैसे ऑप्शन नंबर सी है। पहले नंबर पे आपका ऑब्जर्वेशन आता है, दूसरे नंबर पे आता है आपका रिपीटेशन, और तीसरे नंबर पे आता है आपका इमिटेशन। ओके, यानी कि पहले नंबर पे आपका ये आएगा, दूसरे नंबर पे आएगा रिपीटेशन आता है, तीसरे पे हमारा इमिटेशन आता है, और चौथे नंबर पे आता है हमारा, ठीक है, सॉरी दोबारा मैं बताता हूं आपका, पहले नंबर पे आएगा आपका ऑब्जर्वेशन, दूसरे नंबर पे आता है हमारा पार्टिसिपेशन, और तीसरे नंबर पे आता है हमारा इमिटेशन, और चौथे नंबर पे आता है रिपीटेशन। ये हमारे 4 स्टेप होते हैं। दोबारा मैं आपको रिपीट कर देता हूं। पहले नंबर पे आएगा ऑब्जर्वेशन, दूसरे पे आएगा पार्टिसिपेशन, तीसरे पे आएगा इमिटेशन, और चौथे पे आता है हमारा रिपीटेशन। ये हमारे 4 स्टेप होते हैं किसी भी स्किल को एक्वायर करने के। ठीक है, बाकी हमारा लीडरशिप है, ये इसमें हमारा नहीं आता है। ओके, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लीडरशिप हो जाएगा। इसमें हमारा लीडरशिप नहीं आता है। दोबारा मैं स्टेप बताता हूं, किसी भी स्किल को एक्वायरिंग करने के हमारे 4 स्टेप होते हैं, ऑब्जर्वेशन, पार्टिसिपेशन, तीसरा हमारा इमिटेशन, और चौथा होता है हमारा रिपीटेशन। ये हमारे 4 स्टेप होते हैं। ओके, और इसके 3 फेस होते हैं। ठीक है, 3 फेस कौन कौन से होते हैं आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो, इसका जवाब मैं अगले क्वेश्चन में दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एसेंशियल प्रीरिक्विजिट्स ऑफ अ गुड इंस्ट्रक्टर आर। एक अच्छे अनुदेशक की आवश्यक पूर्वापेक्षाएं हैं। ऑप्शन नंबर ए, ही शुड हैव द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड। उनके पास निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, ही शुड बी कॉम्पिटेंट इन हिज ट्रेड। वह अपने व्यवसाय में निपुण होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, ही शुड हैव अ गुड पर्सनैलिटी। उसके पास एक अच्छा व्यक्तित्व होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, ही शुड हैव अ हाई डिजायर टू टीच। उसे शिक्षण की अत्यधिक नॉलेज या जो भी डिजायर होनी चाहिए उनकी जो तो यहाँ पे आपको बताना है कि वो कौन सी एसेंशियल प्रीरिक्विजिट्स हैं एक गुड इंस्ट्रक्टर के, एक अच्छे इंस्ट्रक्टर के। यहाँ पे देखो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। ठीक है, यानी कुल मिला के क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है। देखो, एक इंस्ट्रक्टर है आपका, ठीक है, उसका इंस्ट्रक्टर है तो उसके कौन कौन से आप सोचोगे ना, जैसे कोई मेंबर होता है, ठीक है, आप सोचते हो कि आप उसे हायर करना चाहते हो, अपने इंस्टीट्यूट में बनाना चाहते हो, तो उसके अंदर कुछ क्वालिटी आप देख के लेके आते हो। तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है। सपोज करो कि आप अपने एनएसटीआई में लाना चाहते हो किसी टीचर को, तो आप चाहते हो कि आपने एक क्वालिफिकेशन अपने डिसाइड कर दिया, अगर उसके पास एक क्वालिफिकेशन है तो आपके एनएसटीआई में आ सकते हैं पढ़ाने के लिए। तो ऑप्शन आपका ये जो है बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी देख लेते, ऑप्शन बी क्या कह रहा कि जो आपकी ट्रेड है, ठीक है, उस ट्रेड के बारे में, ठीक है, उस ट्रेड के बारे में उसके बारे में उसको नॉलेज होना चाहिए। ओके, तो उसको उस व्यवसाय के बारे में, उस ट्रेड के बारे में नॉलेज होना चाहिए, अच्छी बात है। ऑप्शन सी क्या कह रहा कि उसके जो पर्सनालिटी है उसके बेस्ट होने चाहिए। पर्सनालिटी का मतलब ये नहीं होता उसका बस दिखने में, लुकअप में अच्छा, ऐसा कुछ नहीं होता। पर्सनालिटी का मतलब होता है उसका ओवरऑल डेवलपमेंट, यानी कि उसके बात करने का तरीका क्या है, ठीक है, उसके एक तरह से जो क्लास के जो मेंबर है, जो ट्रेनिज है, उनके साथ उसका बिहेवियर क्या है,
और उसको जो पढ़ाना चाहता है क्या उसको सामने वाले को अपनी बात को अच्छे से समझा पाता है, नहीं पता है। इसका मतलब ये नहीं है पर्सनालिटी का मतलब कि बस उसका डेवलपमेंट, पूरा कंप्लीट डेवलपमेंट देखा जाए तो बोलने का तरीका, उसका टोन क्या है, उसका वेव क्या है, उसका पोज क्या है, सब कुछ आपका पर्सनालिटी के अंदर डेवलप होता है। और लास्ट क्या है इसका जो फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा कि जो उसके जो टीच है, ठीक है, हाँ, उसके अंदर डिजायर जो टीच है उसके बारे में उससे भी हल्का फुल्का क्या होना चाहिए, उसकी एक तरह से डिजायर होना चाहिए टीच के बारे में, मतलब कि एक तरह से पढ़ाने के प्रति उसके एक तरह से उत्सुकता, एक्साइटमेंट होना चाहिए। यानी कुल मिला जाकर देखो ऑप्शन ए भी सही लग रहा, बी भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी है। यानी कि एक अच्छा इंस्ट्रक्टर है तो उसके लिए आपके चारों जो रिक्वायरमेंट है, ऑप्शन ए हो गया, ऑप्शन बी हो गया, ऑप्शन सी हो गया, ऑप्शन डी हो गया, चारों उसके अंदर फुलफिल बैठता है। यानी कि हर इंस्ट्रक्टर जो बेस्ट है उसके लिए चारों क्वालिटी होनी चाहिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। मुझे एक भी नहीं लगा कि इसमें से एक भी गलत है, सारे सही है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन जो है आपकी बहुत लेंदी लेंदी है आपके, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा बहुत देख के करना पड़ेगा, बहुत लेंदी लेंदी क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कॉमन डिफेक्ट्स इन इंस्ट्रक्शन आर, अनुदेशक के सामान्य दोष हैं। ऑप्शन नंबर 1, लैक ऑफ मेंटल अलर्टनेस, मानसिक सतर्कता की कमी। ऑप्शन नंबर 2, लैक ऑफ प्रॉपर ह्यूमन रिलेशनशिप, उचित मानवीय संबंधों की कमी। लैक ऑफ एम्बिशन, महत्वाकांक्षा की कमी। ऑप्शन नंबर 4, लैक ऑफ एंथुजियाज्म इन इंस्ट्रक्शन, प्रशिक्षण में उत्साह की कमी। विच ऑफ दिस स्टेटमेंट आर करेक्ट? तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल, देखो पहला वाला जो क्वेश्चन था, हाँ जो पहला क्वेश्चन था इससे पहले था, उसमें ये था कि जो इंस्ट्रक्टर है उसके अंदर कौन से बेस्ट क्वालिटी होनी चाहिए, पर यहाँ पे क्या डिफेक्ट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। अगर देखा जाए जो पहला चैप्टर है उसमें सबसे लास्ट जो आपका स्टेप है इसके बारे में मेंशन है कि जो एक इंस्ट्रक्टर है उसके अंदर कौन से डिफेक्ट, कॉमन डिफेक्ट पाए जाते हैं, तो ये डिफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, वहां पे आपका क्वेश्चन है। और यहाँ पे इसने क्या किया, क्वेश्चन के फॉर्म में आपके सामने बता दिया है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है आपके अंदर कि जो ट्रेनेज है, जो आपका जो इंस्ट्रक्टर है उसके अंदर क्या है, उसके जो मानसिक सतर्कता की कमी, यानी कि एक तरह से जो उसकी मेंटल है, ठीक है, एक तरह से अलर्ट नहीं है वो, ठीक है, जो मेंटेलिटी है उसकी बेस्ट नहीं है। उसके बाद ऑप्शन, मतलब यहाँ पे देखो ऑप्शन ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ध्यान से देखो कहीं ना कहीं सब में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम डिफेक्ट मिल रहा है। सेकेंड ऑप्शन में क्या मिल रहा कि जो एक तरह से जो वहां पे क्लास में जो ट्रेनिज है उनके बीच में उसका रिलेशनशिप नहीं है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा ना 7C, तो वहां पे क्या है लास्ट वाला जो हमारा सी है क्या होता है, कैंडिडेट होता है, यानी कि फ्रेंडली होना चाहिए वहां पे। यानी कि एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में फ्रेंडली होना चाहिए। अगर एक दूसरे से फ्रेंडली है, एक दूसरे की भावनाओं को अगर समझ रहे हैं, तो एक उनके बीच में कम्युनिकेशन होगा। जो हमारा नियम होता है ना एसोसिएशन का नियम, ठीक है, एसोसिएशन के नियम यही तो कहता है जो आप पढ़ा रहे हो उस चीजों को अपने बात को कनेक्ट कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, यानी ट्रेनिज के जो ट्रेनिज आपसे पूछना चाह रहा है उसके बात को समझ के आप वहां पे उसके बातों के एसोसिएट कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, तो उनके बीच में जो रिलेशनशिप है बेस्ट होने चाहिए। अगर बेस्ट नहीं है तो कहीं ना डिफेक्ट है वो, ठीक है। अगर टीचर पढ़ा रहा, अगर एक पढ़ाते समय एक तरह से एक्साइटेड नहीं है, तो कहीं ना कहीं एक तरह से उसके अंदर डिफेक्ट हो, बच्चों को अटैक नहीं कर पाएगा। यानी कुल मिला जुला के यहाँ पे क्या हो रहा, यहाँ जो 46 क्वेश्चन जो है आपका, इसमें अगर देखा जाए तो डिफेक्ट आपका सभी हो गए यहाँ पे, ठीक है। यानी डिफेक्ट आपका ऑप्शन ए भी आ रहा, ऑप्शन बी भी आ रहा, ऑप्शन डी भी, सी भी आ रहा और ऑप्शन डी भी आ रहा। यानी यहाँ पे ए और डी है, यहाँ पे दूसरा और तीसरा, यहाँ पे 3 है, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका चारों आ जाएंगे, ए बी सी डी जो चारों ऑप्शन है यहाँ पे क्वेश्चन में सारे सारे इसके डिफेक्ट हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ऐसे जब क्वेश्चन आएंगे ना तो आपको यहाँ पे ए बी सी पे डी पे क्लिक करना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन आएगा जो मेरे पेपर में आया था, उसमें आपके 4 नहीं थे, उसमें 3 थे। अभी मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन कौन सा है, उससे पहले हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। In learning psychology, skill is related to hand in the same way attitude is related to dash. शिक्षा मनोविज्ञान में कौशल हाथ से संबंधित है, इसी तरह अभिवृत्ति डैश से संबंधित है। इसके ऑप्शन क्या है, हार्ट हृदय, ऑप्शन नंबर बी हेड सिर, ऑप्शन नंबर सी आईज आंखें, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। सो ये बहुत इजी है। तो यहाँ पे देखो बहुत सिंपल है, ठीक है। हमें ये बताया गया जो हमारी लर्निंग होती है 3 तरीके से होता है। कैसे होता है, अगर आपने पढ़ा होगा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, तो वहां पे 3 चीज आपका कैप है, सी मतलब हो गया आपका स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, सी मतलब हो गया कॉग्निटिव, ए से होता है हमारा अफेक्टिव,
और जो हमारे पी होता है उसका मतलब है साइकोमोटर। तो साइकोमोटर जब भी आपके सामने आएगा इसका मतलब स्किल के बारे में बात कर रहा हूं। और जो स्किल होता है किसके थ्रू करते हो, आप अपने हैंड के द्वारा करते हो। जो भी आप काम करते हो अपने हैंड के द्वारा, यानी स्किल हो गया। तो ये आपसे क्या पूछ रहा कि अगर साइकोलॉजी जो आपका स्किल है, ठीक है, अगर जो आपकी स्किल है अगर हैंड द्वारा होता है, इसी तरह जो आपका एटीट्यूड है ये किससे रिलेटेड होगा। तो हमारा अगर एटीट्यूड आता है ये आपके हार्ट से, ठीक है, ये आपके हार्ट से रिलेटेड होता है। ओके, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 47 का, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ओके, अगर नॉलेज है तो आपका क्या हो जाएगा, अगर नॉलेज है, अगर आपका हाँ कॉग्निटिव स्किल है तो इसका मतलब नॉलेज है। अगर अफेक्टिव स्किल या फिर एटीट्यूड इसका मतलब हार्ट हो गया वो, ठीक है। अगर स्किल है या फिर साइकोमोटर है तो इसका हो जाएगा आपका हैंड हो जाएगा। ओके, क्लियर है सभी को, मुझे लग नहीं रहा इसमें किसी को प्रॉब्लम होने वाली है। आगे देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। ओके, storing the information in mind and recalling whenever it is needed against a stimulus response is called dash. So फिर से पढ़ना है। storing the information in mind and recalling whenever it is needed against a stimulus response is called dash. Option number A, retention. Option number B, ability. Option number C, recollection. Option number D, imagination. तो यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया था नॉलेज जो हमारा होता है तीन टाइप के होते हैं, ठीक है। हमारा जो नॉलेज होता है तीन टाइप के होते हैं और इसके जो एलिमेंट होते हैं, इसके एलिमेंट आपके चार होते हैं। नॉलेज हमारे तीन टाइप के कौन कौन से हो गए, मस्ट नो, शुड नो और कुड नो। और हमारे जो नॉलेज हो गया इसके एलिमेंट हमारे कौन कौन से होते हैं, वही है बस क्या, रजिस्ट्रेशन, रिटेंशन, ठीक है, रिकॉग्निशन और रिकॉल, हमारे चार स्टेप हो गए। तो पहले स्टेप हमारे जो रजिस्ट्रेशन में क्या करते हैं, किसी मैसेज को आप अपने ब्रेन में स्टोर करते हो। तो वहां पे स्टार्टिंग में ही कह रहा कि आपने इंफॉर्मेशन को क्या किया, अपने माइंड में क्या क्या स्टोर कर लिया, ठीक है। और स्टोर करने के बाद यहाँ पे क्या रहा, नीडेड, यानी जब आपकी आवश्यकता हुआ तो उस मैसेज को अपने स्टिमुलस के अगेंस्ट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बस आपको फोकस करना है अगेंस्ट। क्या कह रहा, स्टिमुलस के अगेंस्ट उसको क्या कर रहे हो, रिस्पॉन्स कर रहे हो, तो आप उसे क्या कहोगे, तब उसे आप रिकलेक्शन नहीं कहोगे। अगेंस्ट करने के बारे में बात कर रहे, यानी कि प्रोड्यूस करने के बारे में बात तो कर रहा वो, पर अगेंस्ट जाके कह रहा है, यानी कि वो मन नहीं है उसका प्रोड्यूस करने का, ठीक है। यानी कि स्टिमुलस के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस नहीं कर रहा, ठीक है, स्टिमुलस के अकॉर्डिंग नहीं कर रहा, स्टिमुलस के अगेंस्ट जाके चीजों को क्या कर रहा, प्रोड्यूस कर रहा। तो हम इसे कहते हैं, हम इसे क्या कहते हैं, जब भी आपके सामने अगेंस्ट आ जाए इसका मतलब रिटेंशन के बारे में बात कर रहा। और रिटेंशन मतलब होता है उसको बनाए रखना, क्या, बनाए रखने के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। अगेंस्ट अगर मैं हटा दूं तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पर यहाँ पे अगेंस्ट है इसका मतलब हो जाएगा आपका रिटेंशन। क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका रिटेंशन, आपका हो जाएगा। ओके, आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। In development psychology, recency of the event, frequency of the event, interest in the event, and association of the event is related to dash factor of memorizing. Option number A. चलो यहाँ पे मैं, अब मुझे लग नहीं रहा यहाँ पे आपको ऑप्शन बताने की जरूरत है। यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया था रजिस्ट्रेशन के हमारे चार स्टेप हो गए, रजिस्ट्रेशन, दूसरा होता है रिटेंशन। रिटेंशन मतलब होता है बनाए रखना, ठीक है। मैंने आपको चीज पढ़ा दिया, ओके, मैंने आपको भी पढ़ा रहा हूं, पर क्या होगा कि अभी कुछ टाइम बाद 1 घंटे में, 2 घंटे में, 4 घंटे में, 5 घंटे में, जो भी कुछ है आप भूल जाओगे, ठीक है। आप भूल जाओगे तो आपको क्या करना होता है, आप बहुत से आप यूज करते हो, कैसे कि आप यूज करते हो रिसेंसी का नियम यूज करते हो। क्या करते हो आप, रिसेंसी का नियम यूज करते हो, आप फ्रीक्वेंसी का नियम यूज करते हो, ठीक है। आप मेरे बातों को इंटरेस्ट ले लेके पढ़ते हो, ठीक है। आप मेरे बातों को, जो भी इवेंट है, चाहे कोई भी मैसेज आपको मैं दे रहा हूँ, इंटरेस्ट लेके पढ़ते हो, और चीजों को आप एसोसिएशन के माध्यम से सीखते हो। किस लिए कर रहे हो भाई, आप रिसेंसी, आप फ्रीक्वेंसी, इंटरेस्ट और एसोसिएशन के नियम आप किस चीज में यूज कर रहे हो, कि जो कंटेंट मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये कंटेंट आपके दिमाग में एक लंबे टाइम तक बना रहे, इसलिए आप रिसेंसी का नियम यूज करते हो। फ्रीक्वेंसी यानी कि बार बार रिपीट करोगे, इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे आप, और आप मेरे बातों को, चीजों को एसोसिएट करके पढ़ोगे, इसलिए आप करते हो कि जो कंटेंट मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये कंटेंट आपके दिमाग में एक लंबे टाइम तक सेट रहे, यानी कि रिटेंशन करना चाहते हो, या क्या करना चाहते हो, आप रिटेंशन करना चाहते हो, मेरे बात को एक लंबे टाइम तक याद रखना चाहते हो, इसलिए आपने ये नियम यूज किया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका रिटेंशन। क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका रिटेंशन, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, मैंने ऑप्शन इसलिए छुपा के रखा क्योंकि बहुत से क्वेश्चन क्या होते हैं, बच्चे रट्टा मार लेते हैं। ठीक है, तो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। जब आपके सामने फ्रीक्वेंसी के नियम, रिसेंसी के नियम, इंटरेस्ट के नियम, इसलिए आप करते हो जिससे कि आप मेरे कंटेंट को, जो मैं कंटेंट पढ़ा रहा हूँ, जो मैसेज आपको देना चाहता हूँ, आप इसको एक लंबे टाइम तक बना के रखो, इसलिए हम इसका नियम यूज करते हैं। और रिटेंशन मतलब होता है बनाए रखना, यानी कि अवधारणा, यानी कि उसको एक तो संभाल लेना अंदर। ओके, इसलिए जो कंटेंट पढ़ा रहा हूँ एक लंबे टाइम तक आपको याद रहे, इसलिए तो आप बार बार रिपीट करते हो, बार बार याद करते हो। ओके, क्लियर है? ये क्वेश्चन देखो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, मैच द फॉलोइंग: टाइम आफ्टर द इवेंट, percentage forgetfulness 20 minutes, 42%, 1 hour, 64%, 9 hours, 66%, 24 hours, 46%. Which one of the following pair is correct? तो यहाँ पे देखो, देखो ये हमें क्या होता है, मैंने आपको पढ़ा दिया। ठीक है, मैंने आपको कंटेंट पढ़ा रहा हूँ, तो क्या होता है ना, कुछ कंटेंट क्या होता है, कुछ टाइम के बाद आपके मेमोरी से क्या होता है, स्किप हो जाते हैं। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया, अगर मैं कल से पूछूं, 2 घंटे बाद पूछूं, 1 महीने बाद पूछूं, तो क्या होता है, जो चीज आप पढ़ते हो तो ये नेचुरली होता है। क्या होता है, आपके माइंड से स्किप हो जाता है, कुछ बातें डिलीट हो जाता है, कुछ बातें स्किप हो जाता है। तो उसी पे बेस आपका क्वेश्चन, आपसे आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको उसको सही में अरेंज करना पड़ेगा। मैं आपको एक सिस्टमेटिक तरीका बता देता हूँ, उससे थोड़ा सा आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। देखो, हमें अगर स्टेप के बारे में बात करें तो हम 20 मिनट में 22, अगर हम बात करें यहाँ पे 20 मिनट में, हम 20 मिनट में 42% भूल जाते हैं, यानी कि 42% हम 20 मिनट में भूल जाते हैं। और 1 घंटे में हम 46% भूल जाते हैं। 1 घंटे में हम कितना भूल जाते हैं, 46% भूल जाते हैं। 9 घंटे में हम 64%, कितना, 9 घंटे में हम 64% भूल जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं एक दिन के बारे में बात करूं या फिर 24 घंटे के बारे में बात करूं, तो 24 घंटे में हम 66% हम भूल जाते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं 2 दिन में या फिर 48 आवर्स में, तो हम 70% भूल जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं 7 दिन के बारे में बात करूं तो 7 दिन में 75% भूल जाते हैं। अगर 1 महीने के बारे में बात करूं तो 1 महीने हम 79% भूल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या कर रहा है हमारा, 20 मिनट में। तो मैंने आपको क्या बताया कि 20 मिनट हम कितना परसेंट भूल जाते हैं, तो 20 मिनट में हम 42% भूल जाते हैं। कितना भूल जाते हैं हम 20 मिनट में 42% भूल जाते हैं। यानी कि पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 42%, यानी कि ऑप्शन पी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, पहले का ऑप्शन पी हो जाएगा। दूसरा देख लेते हैं, क्या दूसरा मैच हो रहा, नहीं हो रहा। तो दूसरे में क्या, यहाँ पे 1 आवर्स में, 1 घंटे में हम कितना भूल जाते हैं, तो 1 घंटे में 46% भूल जाते हैं हम। ओके, कितना बोलते हैं, 46%, यानी कि दूसरे का हमारा एस हो जाएगा। एस में यहाँ पे क्या 46% है, और यहाँ पे दूसरे में देखो एस आ गया। तीसरा देख लेते हैं भाई, तीसरा क्या सही हो रहा, तीसरा ऑप्शन क्या है यहाँ पे, तीसरा 9 घंटे में। तो 9 घंटे में हम कितना भूलते हैं, 9 घंटे में हम भूल जाते हैं कितना, 64%। कितना भूल जाते हैं हम, 64%। यहाँ पे देखो, यानी कि तीसरा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, और तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्यू आ चुका है। फोर्थ देख लेते हैं, फोर्थ बच्चों भाई सिंपल सी बात है, फोर्थ हमारा हो जाएगा। चलो क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है हमारा क्या, 24 घंटे में, यानी कि 1 दिन में। तो 1 दिन में हम कितना भूल जाते हैं, 66% भूल जाते हैं। और 66 कहाँ पे है, 66 आपका आर पे है, यानी कि लास्ट हमारा आर हो जाएगा। ओके, क्लियर है सभी को? मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, 20 मिनट में हम कितना बोलते हैं, 42%। ओके, 1 घंटे में बोलते हैं 46%, 9 घंटे में बोलते हैं 64%, और हम 24 घंटे में या फिर 1 दिन में बोलते हैं 66%। ओके, क्लियर है सभी को? आगे देख लेते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है। ओके, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन तो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, आप कर ले जाओगे, मुझे लग नहीं रहा पढ़ने की जरूरत है इसको। ठीक है, इतना खामखा टाइम क्यों बर्बाद करना आपका पढ़ के इसको। देखो सिंपल है, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने, सभी को आपको मैच करना है। ठीक है, मैंने आपको कई बार पढ़ा चुका हूं, मुझे लग नहीं रहा गलती करोगे। देखो पहला ऑप्शन क्या है, सीआर थ्योरी है। पहला कौन सा है, सीआर थ्योरी, यानी कि क्लासिकल कंडीशनिंग रिस्पॉन्स थ्योरी। तो क्लासिकल कंडीशनिंग रिस्पॉन्स थ्योरी किसने दिया था, कॉलर साहब ने दिया था। और ये क्वेश्चन मेरे पेपर में भी आया था। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरे पेपर में आता है। क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दिया था, तो क्लासिकल कंडीशनिंग दिया था आपके किसने, थॉर्नडाइक, किसने दिया था, क्लासिकल कंडीशनिंग दिया था कॉलर साहब ने। किसने दिया था, पाउलो साहब ने दिया था क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको मैच करने हैं, बस ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको मैच करना है। पहला क्या है, क्लासिकल कंडीशनिंग यानी सीआर थ्योरी है। और सीआर थ्योरी किसने दिया था, तो सीआर थ्योरी दिया था आपके किसके, आपने दिया था पाउलो साहब ने। यानी पहले का हमारा देखो आर यहाँ पे आ गया। ठीक है, पाउलो कहाँ के थे,
रशियन थे ना आपके, कहाँ के थे, रशियन थे। और दूसरा यहाँ पे देख लेते हैं, दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा है ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ओके, ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दिया था, तो ट्रायल एंड थ्योरी दिया था थॉर्नडाइक साहब ने दिया था। किसने दिया था, थॉर्नडाइक साहब ने दिया, यानी दूसरे का हमारा क्यू हो जाएगा। ओके, पहले के क्या हो गया, पहले का हमारा हो गया क्या चीज, पहले का हमारा आर हो गया। ओके, यहाँ पे देखो ऑप्शन देख लेते हैं, पहले में आर आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, चलो इसको लेके चलते, तीसरे पे, पहले पे हमारा आर हो गया। दूसरा क्या है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, किसने दिया था, तो दूसरे के कॉलर साहब ने दिया था। ये ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसका दिया था, आपका थॉर्नडाइक हो गया। दूसरे का क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्यू हो जाएगा। ओके, और तीसरी थ्योरी कौन सी है यहाँ पे, तो तीसरी थ्योरी है यहाँ पे इनसाइड थ्योरी। ओके, तीसरी थ्योरी कौन सी है, तीसरी आपकी इनसाइड थ्योरी। और इनसाइड थ्योरी किसने दिया था, तो कॉलर साहब ने दिया था। किसने दिया था, कॉलर साहब ने दिया था। तो तीसरे का हमारा पी हो जाएगा यहाँ पे, यानी कुल मिला जुला कर मैं ये बोल सकता हूँ इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलो मैं तीनों के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, इससे थोड़ा सा आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। देखो, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी को हम सीआर थ्योरी के नाम से जानते हैं। किसने दिया था, तो ये दिया था पाउलो साहब थे। कैसे थे आपके, रशियन थे, रशियन थे, कैसे थे आपके, जल्दी। तो इसका देखो क्या हो जाएगा, कब दिया, किस पे दिया था, डॉग पे दिया था। उसके बाद अगर मैं बात करूं किसके बारे में, अगर मैं बात करूं ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दिया था, तो थॉर्नडाइक साहब ने दिया था। कब दिया था, 1913 में दिया था। किस पे दिया था, तो उन्होंने किस पे दिया था, तो उन्होंने बिल्ली पे दिया था। बिल्ली बार बार पंजा मारती है ना। जो तीसरा आपका इनसाइड थ्योरी किसने दिया था, तो तीसरा आपका कॉलर साहब ने दिया था। कॉलर साहब ने किस पे दिया था, चिंपैंजी बंदर पे दिया था। ओके, तो शायद मुझे लग रहा है आपको क्लियर हो गया। कॉलर साहब कैसे थे आपके, तो कॉलर साहब थे आपके किस देश के साइकोलॉजिस्ट थे, तो ये थे आपका जर्मन थे। ओके, और रशियन कौन था, रशियन आपके पाउलो बाबा हो गए। और अमेरिकन कौन था, तो अमेरिकन आपके स्किनर साहब हो गए। और तो आपके थॉर्नडाइक साहब आपके अमेरिकन हो गए। ओके, क्लियर है सभी को, आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। Which one of the following is not the necessary condition required for positive and effective learning? Option number A, response. Option number B, retention. Option number C, confirmation. Option number D, stimulation. तो यहाँ पे देखो क्या चीज है, जो हमारे जो लर्निंग होती है ना, दो तीन टाइप के होते हैं। पॉजिटिव लर्निंग हो गया हमारा, और नेगेटिव लर्निंग हो गया, मतलब कि और एक होता है न्यूट्रलाइज। तो इन पे बात हम नहीं करेंगे, जो हमारा मेन फोकस हम बात करेंगे इस पे पॉजिटिव लर्निंग हमारे होती है। ठीक है, तो पॉजिटिव लर्निंग के हमारे 4 कंडीशन होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव लर्निंग के हमारे 4 कंडीशन होते हैं। पहला कौन सा होता है, पहला होता है हमारा मोटिवेशन। ठीक है, ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूं पॉजिटिव लर्निंग के हमारे 4 कंडीशन हो गए। पहला कंडीशन हमारा क्या होता है, पहला कंडीशन हमारा होता है मोटिवेशन। क्या होता है, मोटिवेशन। और दूसरा होता है हमारा स्टिमुलेशन। क्या होता है, स्टिमुलेशन। पहला हो गया हमारा मोटिवेशन। ओके, दूसरा होता है हमारा क्या चीज, दूसरा हमारा होता है, दूसरा होता है हमारा स्टिमुलेशन। और तीसरा हमारा क्या होता है, तीसरा होता है रिस्पॉन्स। क्या होता है, रिस्पॉन्स। और चौथा होता है हमारा कंफर्मेशन। क्या होता है, कंफर्मेशन। तो यहाँ पे देखो, पहला हमारा क्या होता है, मोटिवेशन। मोटिवेशन तो है नहीं, यहाँ पे क्या है, स्टिमुलेशन, यानी कि दूसरा ऑप्शन हमारा है, दूसरा स्टेप है। और तीसरा हमारा क्या होता है, तीसरा होता है आपका रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स भी है। और चौथा हमारा कंडीशन क्या होता है, चौथा होता है हमारा कंफर्मेशन। तो हमारे 3 स्टेप तो यहाँ पे मिल गया, पर यहाँ पर जो आपका रिपीटेशन लिखा हुआ, रिपीटेशन हमारा नहीं होता। ठीक है, पॉजिटिव लर्निंग का हमारा ये स्टेप नहीं आता, ये कंडीशन नहीं है। पॉजिटिव लर्निंग के हमारे 4 कंडीशन होते हैं, मैं आपको दोबारा बताता हूं। पहला होता है मोटिवेशन, दूसरा होता है हमारा स्टिमुलेशन, तीसरा होता है हमारा रिस्पॉन्स, और चौथा होता है कंफर्मेशन। पॉजिटिव लर्निंग के हमारे 4 कंडीशन होती है। ओके, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, रिपीटेशन हमारे इसकी 4 कंडीशन में नहीं आता आपका। ओके, क्लियर है सभी को, आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है आपके लिए। Which one of the following is not a need of McClelland's theory? Option number A, need for achievement. Option number B, need for affiliation. Option number C, need for power. Option number D, need for esteem. तो ये जो क्वेश्चन आपका बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल मजेदार क्वेश्चन। देखो क्या जो हमारे मोटिवेशन की थ्योरी है ना, 3 टाइप की हमारे सिलेबस में है। पहला कौन सी, मैस्लो की है, दूसरा मैकलैंड की है, और तीसरा एटकिंसन साहब की है। मैस्लो के अकॉर्डिंग हमारी 5 नीड्स है। ठीक है, मैस्लो के अकॉर्डिंग हमारी 5 नीड्स है, और मैकले के अकॉर्डिंग हमारे 3 नीड्स है। तो आपसे पूछ रहा है इनकी जो नीड्स, इसमें से कौन सी नीड्स नहीं है। तो देखो जो हमारे मैस्लो साहब थे, उन्होंने किस पे फोकस किया था, उन्होंने फोकस किया था हायरार्की पे फोकस किया था। उन्होंने क्या था कि जो हमारे नीड्स है ये बिल्कुल सीक्वेंस में होना चाहिए।
पर मैकलेंड साहब इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। इन्होंने कहा कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको 3 नीड्स की जरूरत है, आपको 3 आवश्यकताएं चाहिए। ये आवश्यकताएं सीक्वेंस में जरूरी नहीं है सीक्वेंस में हो, जो आवश्यकताएं आपको मिल रही है आप उसको लेते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। ओके, तो इनका जो पहला था, ऐसा हम ये नहीं बोल सकते पहला दूसरा, हम ये बोल सकते क्योंकि इन्होंने कभी फोकस नहीं किया सीक्वेंस पे, इन्होंने सीक्वेंस पे फोकस नहीं किया। तो इनका जो 3 हमारे नीड्स इनकी कौन कौन सी थी? पहले नीड्स इनकी अचीवमेंट, दूसरा था अफिलिएशन और तीसरा था पावर। स्टीम नीड्स इसके बारे में बात इन्होंने नहीं किया था। जो स्टीम नीड्स था ये आपके मैस्लो साहब के मोटिवेशन की नीड्स है। ओके, जो नीड्स फॉर स्टीम नीड्स है ये मैकलेंड्स की नीड नहीं थी, ये किसकी नीड्स थी? ये जो मैस्लो साहब ने जो हायरार्की ऑफ मोटिवेशन की जो थ्योरी दिया था उनकी नीड्स थी। और जो चौथा लेवल था आपका, चौथा स्टेप था, ठीक है, जो चौथा स्टेप था हमारा वो था स्टीम नीड्स के लिए, ये इनकी नीड्स नहीं है। बाकी के जो ऊपर के आपको 3 नीड्स दिखाई दे रहे हैं ये 3 नीड्स आपके मैकलेंड साहब के थे। ओके, क्लियर सभी को? और इन्होंने कभी हायरार्की फोकस नहीं किया, इन्होंने कहा जो आपको नीड्स से मिल रही है उसको प्राप्त करो और अपने लाइफ में आगे बढ़ते चले जाओ। ओके, क्लियर सभी को? आगे देख लेते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है। While analyzing the syllabus, sketching and drawing is related to dash. Option number A, doing. Option number B, knowing. Option number C, being. Option number D, orientation. स्टार्ट करो। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, जैसे कि मैडम ने आपको बताया बहुत ही सिंपल है, इसको जवाब आपको देना है। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका 54 आपके सामने क्वेश्चन, आपके सामने क्या चीज कह रहा कि जो आपका एक तरह से एनालाइजिंग द सिलेबस हो गया, स्केचिंग हो गया और ड्राइंग हो गया, ये चीज आपके किससे रिलेटेड होते हैं? ठीक है, आप क्या कर रहे हो, सिलेबस के एनालाइजिंग कर रहे हो, आप स्केचिंग कर रहे हो और उसको ड्रॉ कर रहे हो। ठीक है, तो ये चीज आपका किस में आता है? डूइंग में आएगा, नोइंग में आएगा, फिर बीइंग में आएगा, किस में आएगा? तो इसका बहुत ही सिंपल, थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका नॉलेज। देखो, जो आपका सिलेबस आ गया, स्केचिंग आ गया, ड्राइंग आ गया, ठीक है, ये आपका किस में आएगा? ये आपका स्किल में यहाँ पे नहीं आएगा। ओके, ये किस में आएगा? आपका नॉलेज में आएगा। किस में आएगा? नॉलेज में आएगा। अगर यहाँ पे स्किल के बारे में बात करता, कोई स्किल देता, तब आता आपका डूइंग। ठीक है, जैसा अभी हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया था, किसी भी स्किल को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? हम डूइंग करते हैं वहां पे। ओके, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा। आप सिलेबस का एनालाइजिंग कर रहे हो, ठीक है, आप स्केचिंग कर रहे हो, आप चीजों को ड्रॉइंग कर रहे हो, ड्रॉइंग बना रहे हो, चाहे ड्रॉ कर रहे हो। ठीक है, तो ये सब हमारे किस में आता है? नॉलेज में आता है। कहाँ पे आता है? ये सब हमारा नॉलेज में आएगा। जब नॉलेज आ गया तो नॉलेज आपको पता है कि नॉलेज हमारा कहाँ पे आता है? ओके, नॉलेज हमारा आएगा ज्ञान पे, यानी कि नोइंग पे यहाँ पे आ जाएगा। स्किल है तो डूइंग पे आ जाएगा। अगर आपका एटीट्यूड है, फिर आपका अफेक्टिव स्किल है, तो कहां पे आएगा आपका? फिर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बीइंग पे आपका आ जाएगा। ओके, इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपको याद रखना है कि जब सिलेबस एनालाइजिंग आएगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नॉलेज के बारे में बात कर रहा है, स्किल के बारे में बात नहीं कर रहा है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। There are dash kinds of related information used in learning process. Option number A 2, option number B 3, option number C 4, option number D is 5. So क्या होंगे? तो यहाँ पे देखो, लर्निंग हमारे अगर बात करें ना, लर्निंग के प्रोसेस हमारे 3 होते हैं। ठीक है, लर्निंग के प्रोसेस हमारे अगर देखा जाए तो बेसिकली हमारे 3 होते हैं। जिसको पता है आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो। लर्निंग हमारे बेसिकली 3 स्टेप होते हैं। स्टेप मान लो चाहे प्रोसेस मान लो, हमारे 3 होते हैं। अगर मैं बात करूं स्किल के बारे में, चाहे हमारा स्किल के बारे में बात करें, देखो जो अगर आपके बारे में बात करें उसके किसके बारे में, माइक्रो टीचिंग हो गया, चाहे नॉर्मल आपका स्किल हो गया, तो बेसिकली आपके 3 ही आते हैं उसमें। चाहे आप तो कैप ले लो, ठीक है, लर्निंग प्रोसेस में या तो कैप उठा लो आप, क्या क्या हो गया? नॉलेज हो गया, स्किल हो गया और आपका अफेक्टिव हो गया। 3 चीज, या तो यहाँ पे चीजों को कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपको ये चीज कनेक्ट नहीं करना है तो आप और क्या कनेक्ट सकते हो? जैसे कि हमारे जो स्किल हो गया 3 स्टेप होते हैं। कौन सा होता है? पहला होता है हमारा कॉग्निटिव, दूसरा हमारा होता है क्या, दूसरा हमारा होता है, तो हमारे इसमें स्किल के बारे में बात करें तो पहला होता है हमारा कॉग्निटिव, दूसरा होता है फिक्सेशन और तीसरा हमारा होता है ऑटोनोमस। ठीक है, या तो आप यहां से काउंट कर सकते हो, या फिर अगर माइक्रो टीचिंग में बारे में बात करें तो माइक्रो टीचिंग में क्या होता है? पहला हमारा होता है स्किल एक्विजिशन, सॉरी नॉलेज एक्विजिशन होता है। ठीक है, दूसरा हमारा क्या होता है? स्किल इक्विजिशन होता है और तीसरा होता है हमारा ट्रांसफर फेस होता है। ठीक है, तो आप किसी भी अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो। या तो कैप ले लो आप,
जिसमें पहला नॉलेज हो गया, दूसरा स्किल हो गया और तीसरा आपका अफेक्टिव हो गया। या तो आप यहां से रिलेट कर सकते हो, या फिर आप माइक्रो टीचिंग के जो हमारे 3 स्टेप होते हैं, नॉलेज एक्विजिशन, फेस एक्विजिशन, या तीसरा हमारा क्या हो गया, ट्रांसफर फेस, ठीक है, तो आप इसके अकॉर्डिंग ले सकते हो। या फिर जो हमारे स्किल के 3 स्टेप होते हैं, कौन कौन से, कॉग्निटिव, ठीक है, दूसरा हो गया हमारा फिक्सेशन और तीसरा हो गया हमारा ऑटोनोमस। तो आप 3 स्टेप आप कोई भी कंसिडर कर सकते हो। हमारे 3 इसके लर्निंग के हमारे 3 प्रोसेस हो गए। पहले में आप स्किल लेते हो, सॉरी पहले में आप नॉलेज लेते हो, दूसरे में आप मोटिवेट होते हो और तीसरे में आप स्किल लेते हो। ओके, क्लियर है? आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। With the reference to related information, a motor car driver dash braking and gear system of motor car. Option number A, must know. Option number B, should know. Option number C, could know. And option number D, would know. तो मैंने आपको ये बताया था कि जो हमारे नॉलेज होते हैं, ठीक है, जो नॉलेज होता है इसके तीन तीन टाइप के हमारे नॉलेज होते हैं। पहला हमारा मस्ट नो, दूसरा शुड नो और तीसरा कुड नो। देखो मैं बताऊं ना, पूरे पीओटी में कुछ नहीं है, बस 3 चीज होता है आपका, कैप यानी कि नॉलेज, स्किल और आपका एटीट्यूड या फिर अफेक्टिव स्किल। इसी के आपके एलिमेंट पूछे जाते हैं पेपर में, इसी को थोड़ा और मॉडिफाई कर दिया जाएगा, थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दिया जाएगा। पूरे पीओटी में कैप के अलावा कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन कल भी आ चुका है कि एक मोटर कार ड्राइवर है, कल क्या आया था, ड्राइविंग टेक्निक के बारे में आया था। क्या आया था कल के क्वेश्चन में? कल आया था ड्राइविंग टेक्निक के बारे में। पर आज आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे देखो, आपसे आज पूछ रहा है ब्रेकिंग और गियरिंग सिस्टम के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है आज? आज आपसे बात कर रहा है किसके बारे में? तो ये बात कर रहा है ब्रेकिंग और गियरिंग सिस्टम के बारे में। तो जो अगर हम आपसे पूछेगा क्या चीज, आपसे पूछेगा ड्राइविंग टेक्निक, तो आपका मस्ट नो होगा। मैं दोबारा बता देता हूं आपको, ठीक है। और ब्रेकिंग और गियरिंग सिस्टम के बारे में बात करेगा तो ये होता है आपका शुड नो। क्या होता है? ये होता है आपका शुड नो। ओके, अगर आपसे पूछेगा पेट्रोल की प्राइस पूछता है क्या, अगर आपसे पेट्रोल के प्राइस पूछता है तो क्या होगा? तब होगा आपका कुड नो। नॉलेज हमारे 3 टाइप के हो गए, पहला मस्ट नो, दूसरा शुड नो, तीसरा कुड नो। अगर आपसे पूछेगा ड्राइविंग टेक्निक तो मस्ट नो, ठीक है, ब्रेकिंग और गियरिंग तो शुड नो। अगर आपसे पूछेगा पेट्रोल के प्राइस तो फिर उसका क्या हो जाएगा? उसका हो जाएगा आपका कुड नो हो जाएगा। ओके, क्लियर है सभी को? आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए। Studio. Option number B, hub. Option number C, spoke. Option number D. तो यहाँ पे देखो बहुत ही सिंपल, देखो ये क्वेश्चन है ना, आपको ज्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो क्या हुआ कि बहुत पहले अगर मैं बात करूं डिस्टेंस लर्निंग के बारे में, तो डिस्टेंस लर्निंग बहुत पहले ना बहुत खराब उसमें आता था, लर्निंग में आता था। पर देखा कि आपके डिस्टेंस थोड़ा सा डिस्टेंस लर्निंग उन्होंने स्मार्ट बनाया। और स्मार्ट कैसे बनाया? उन्होंने एक तरह से ग्लैमर लेकर डिस्टेंस लर्निंग को एक तरह से उन्होंने बहुत आगे बढ़ाया। उनमें उन्होंने सिंक्रोनस डाला, एसिंक्रोनस डाला, उन्होंने टाइम फिक्स डाला उन्होंने। उसके अलावा उन्होंने एक हब और स्पोक लेके आए, ठीक है, हब और स्पोक लेके आए। इसके माध्यम से उन्होंने क्या किया, जो डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम था इसको और उन्होंने अट्रैक्टिव बनाया, बहुत ही मजेदार बनाया। तो उसी के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछ रहा कि जो आपका ट्रेनेज एंड है, जो ट्रेनेज जो आखिरी सिरा जहां पर ट्रेनेज होता है, हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको क्या कहते हैं? तो हम उसको बोलते हैं स्पोक। क्या बोलते हैं? हम उससे बोलते हैं स्पोक। ये क्वेश्चन कल आया था, कल वहां पे ट्रेनेज एंड के बारे में बात नहीं कर रहा था। वहां पे क्या आता है कल वाले क्वेश्चन में? कल था आपका जो हमारे इंस्ट्रक्टर होते हैं, चाहे हमारे जो एक तरह से टीचर होते हैं, टीचर एंड को क्या कहते हैं? तो हम उन्हें बोलते हैं स्टूडियो। अगर स्टूडियो नहीं है, स्टूडियो को अगर शामिल कर लिया जाए तो हम उसको फिर बोलते हैं हब। क्या बोलते हैं? हब बोलते हैं। और जो ट्रेनेज होते हैं वो आपके किससे, टीचर से दूर होते हैं, यानी कि क्या होता है, रिमोट सेंटर होते हैं, उनसे दूर होते हैं, तो हम उसको रिमोट सेंटर कहते हैं। पर रिमोट सेंटर के साथ उनको अगर शामिल कर लिया जाए तो हम उससे बोलते हैं स्पोक। क्या बोलते हैं? स्पोक। तो यहाँ पे किसके बारे में बात करें? ट्रेनेज एंड के बारे में। जो ट्रेनेज जो आखिरी सिरा होता है, ट्रेनेज जहां पे होते हैं, हम उसको स्पोक के नाम से जानते हैं। ओके, क्लियर है सभी को? आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए। Students are logging into their online learning site at a specific time in the dash. यहाँ पर क्या बता रहा है कि स्टूडेंट्स ना लॉगिंग करते एक फिक्स टाइम पर ऑनलाइन क्लासेस के लिए। ऑप्शन नंबर ए क्या है? हाइब्रिड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर बी, असिंक्रोनस टाइप डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर सी, open schedule online distance learning program, and option number D, fixed time online distance learning program.
ये क्वेश्चन भी आपका वही है। देखो जो आपके डिस्ट्रिक्ट ने क्या किया, उन्होंने पहले देखा जो डीएलपी, डीएलपी का फुल फॉर्म आपको बता दूं तो डीएलपी का फुल फॉर्म ये मिल जाएगा आपको। देखो डीएलपी यानी कि मतलब हो जाएगा आपका डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। जब भी मैं डीएलपी बोलूं या पेपर में आपसे पूछ सकता है कि डीएलपी का फुल फॉर्म क्या होता है, डीएलपी का फुल फॉर्म होता है आपका डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। तो क्या हुआ, उन्होंने देखा कि जो डिस्टेंस लर्निंग है बहुत ही पहले खराब सिस्टम था, उन्होंने बोल उसको एडवांस बनाया। एडवांस बनाने के लिए उन्होंने बहुत से हाइब्रिड लेके आए, वो सिंक्रोनस लेके आए, ओपन शेड्यूल लेके आ गया, फिक्स टाइम लेके आ गया, और उन्होंने क्या लेके आ गया, सिंक्रोनस टाइप लेके आ गया, यानी कि डिस्टेंस लर्निंग को उन्होंने बहुत ही मजेदार बना दिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा हूं कि जो आपके ट्रेनिज है, ठीक है, जो आपके ट्रेनिज हो गए, जो आपके स्टूडेंट हो गए, वो क्या करेंगे, उनका एक लॉगिन आईडी होता है, ठीक है। तो उनके पास क्या होता है, एक लॉगिन आईडी होता है। उस लॉगिन आईडी को क्या करते हैं, एक उनके पास टाइम बताया जाता है कि 8 बजे, 9 बजे, 5 बजे, जो भी चीज है, एक आपको उनके एक स्पेसिफिक टाइम दिया जाता है। इसी टाइम पे आपको चीजों को लॉगिन करना पड़ेगा, और लॉगिन करने के बाद आपको ऑनलाइन आगे क्लास को अटेम्प्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस टाइप से जो हमारा डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, जिसमें आपको लॉगिन आईडी को एक फिक्स टाइम पे आपको ऑन करना पड़ता है। तो देखो आपको पता चल गया क्या होगा आपका फिक्स टाइम ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, यानी कि आपने एक टाइम फिक्स बना दिया है 8 बजे। उसी टाइम पे आपने क्या किया, जो आपकी लॉगिन आईडी है उसी टाइम पे उसने आपने क्या किया, लॉगिन किया, और लॉगिन करने के बाद क्लास में आप कनेक्ट हो गए, तो किसमें आएगा आपका फिक्स टाइम और डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में आपका आ जाएगा। ओके, मुझे लग नहीं रहा किसी को दिक्कत होने वाली है यहाँ पे, क्योंकि सभी को क्लियर है यहाँ पे, ठीक है, सभी को क्लियर। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि एक टाइम पे, एक स्पेसिफिक टाइम पे आपको लॉगिन ऑन करना पड़ेगा, और चीजों को ऑन करके आप चीजों को कनेक्ट हो सकते हो। हाइब्रिड के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखो नाम क्या है, हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब क्या है, जिसमें एक से ज्यादा चीज कनेक्ट हो, यानी कि इसमें आपका जो हाइब्रिड होता है दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा सिंक्रोनस टाइप होता है, और दूसरा होता है हमारा एसिंक्रोनस टाइप। सिंक्रोनस में क्या होता है, जिसमें एक ही टाइम पे ट्रेनेज और स्टूडेंट दोनों क्या होते हैं, ऑनलाइन होते हैं, ठीक है, इनके बीच में कम्युनिकेशन बेस्ट होता है। अगर मैं एसिंक्रोनस के बारे में बात करूं तो एसिंक्रोनस मतलब क्या होता है, एसिंक्रोनस यानी कि ट्रेनेज और एक तरह से जो टीचर है, इन दोनों में से कोई एक ही ऑनलाइन होता है। अगर टीचर ऑनलाइन है तो ट्रेनिज नहीं है, अगर ट्रेनिज ऑनलाइन है तो टीचर नहीं, यानी कि इनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है बेस्ट नहीं हो पाता, आपका क्या बेस्ट नहीं हो पाता है। ओके, क्लियर है। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। Which one of the following is an audio ad? Option number A, overhead projector. Option number B, radio. Option number C, chalkboard. Option number D, camera. तो यहाँ पे देखो मुझे लग नहीं रहा कि आप गलती करोगे। देखो जो हमारे टीचिंग एड होते हैं बेसिकली हमारे 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ऑडियो एड, ठीक है, दूसरा होता है हमारा विजुअल एड, और तीसरा होता है हमारा ऑडियो विजुअल एड। ऑडियो एड में क्या है, सिंपल से आपकी आवाज आएगी। विजुअल एड में क्या होगा, ऑडियो नहीं होगा वहां पे, बस आपका विजुअल विजुअल होगा। और जो हमारा तीसरा होता है ऑडियो विजुअल, उसमें आपका ऑडियो भी होता है और आपका विजुअल भी होता है, ठीक है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन, आपको ये बताना कौन सा आपके इसमें ऑडियो एड होगा। तो मुझे लग नहीं रहा कोई भी ऐसा है जो गलती करेगा इसको। इसका सिंपल हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रेडियो में क्या होता है, आपका आवाज आएगा, उसको आप सुनोगे, ठीक है, और सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका क्या ऑडियो एड है। बाकी जो आपका ओवरहेड प्रोजेक्टर है ये किस में आएगा, ये आपके विजुअल एड में आएगा। चाक बोर्ड भी और कैमरा भी, ये सब आपके विजुअल एड में आएंगे। ओके, अगर यहाँ पे मल्टीमीडिया होता, ठीक है, अगर स्मार्ट प्रोजेक्टर होता, तब किस में आता आपका, फिर आता आपका ऑडियो विजुअल में। ओके, क्लियर है सभी को। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। Which of the following is graphic ad? Option number A, chart, art and poster, and option number D, none. तो यहाँ पे देखो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही मजेदार। देखो ग्राफिक एड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ग्राफिक एड्स इसमें हम देखते हैं। आवाज आ रही सबको। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे ग्राफिक एड्स के बारे में बात करें। ग्राफिक एड्स हमारे किस में आते हैं, विजुअल एड में आते हैं। किस में आते हैं, विजुअल एड में आते हैं। तो आपका चार्ट हो गया, पोस्टर हो गया, ये दोनों आपके ग्राफिक एड्स में आते हैं। किस में आते हैं, ये आपके ग्राफिक एड्स में आएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ग्राफिक एड्स हमारे किस में आते हैं, ये आते हैं हमारे विजुअल एड में। क्यों विजुअल एड में आते हैं भाई, इसमें बस हमारा विजुअल विजुअल होता है, ऑडियो नहीं होता इसमें, ठीक है। ये क्या होता है, ये आपका बस विजुअल विजुअल होता है, ऑडियो नहीं होता है। तो किस में आएगा, ये आएगा आपका विजुअल एड में, यानी कि ग्राफिक एड में आपके चार्ट भी आ जाएंगे आपके, और आपके पोस्टर भी आ जाएंगे, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए।
Which one of the following is learning material? Option number A, information sheet. Option number B, lesson plan. Option number C, demonstration plan. And option number D, all of these. तो यहाँ पे देखो, मैंने आपसे क्या बताया था, मैंने आपसे एक चीज बताया था, जब भी आपके सामने क्या आ जाए, लर्निंग मटेरियल आ जाए, ठीक है, लर्निंग मटेरियल आपके सामने आ जाए तो आपको एक चीज कॉमन करके निकालना होता है वहां पे। और चीज क्या है, मैंने आपको बताया था, जब भी आपके लर्निंग मटेरियल आए तो आपको कुछ सोचना नहीं, आपको एक चीज कॉमन निकालना है वहां पे, क्या, सीट निकालना है आपको, ठीक है। आपको क्या निकालना है, सीट निकालना है। जब अगर आपको सीट दिख गया, इसका मतलब समझ जाओ आपकी लर्निंग मटेरियल है। तो ये आपसे यहाँ पे ये पूछ रहा है, 4 ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। चारों ऑप्शन में से आपको ये बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन से ऐसे मटेरियल है जो आपकी लर्निंग मटेरियल में आएगी। तो जब भी आपको सीट दिख जाए, आगे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है कि इंफॉर्मेशन सीट है, ऑपरेशन सीट है, जॉब सीट है, कैसी सीट है, आपको पता नहीं है। मतलब आपको सीधे देखना है क्या सीट है, सीट दिखे तो आपको समझ आना है लर्निंग मटेरियल है। तो जो हमारी इंफॉर्मेशन सीट है ये हमारी लर्निंग मटेरियल है। बाकी जो आपका लेसन प्लान हो गया, डेमो प्लान हो गया, ठीक है, ये सब हमारे टीचिंग मटेरियल होते हैं। क्या होते हैं, टीचिंग मटेरियल होते हैं। ओके, क्लियर है सभी को। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। Which one of the following factor is to be considered while preparing written instructional material? Option number A, standard of trainee. Option number B, clear objective. Option number C, source of information. Option number D, all of these. थोड़ा इसको, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो क्या हुआ कि जो हमारी किताबें हैं, जब किताबों को असेंबल किया गया तो किताबों में ये देखा गया जो ट्रेनेज है उसके स्टैंडर्ड क्या है, आपकी ऑब्जेक्टिविटी क्या है, आपका सोर्स क्या है, ये ध्यान में रख किताबें नहीं बनाई गई थी, ठीक है। जब ये देखा गया कि किताबें जो है हर ब्रांच के लिए बनी थी, पूरे सिलेबस को अकॉर्डिंग किताब को बनाया गया था, पर आपके टीचर ने जब ये देखा कि आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग किताबें, मतलब जो रिक्वायरमेंट है आपकी, वो रिक्वायरमेंट आपकी किताबें पूरी नहीं कर पा रही थी, आपको सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाने का, ठीक है, आपके टाइम सेविंग करने का, और एक आपके स्टैंडर्ड, आपके लेवल को एक हाई लेवल पे ले जाने के लिए उन्होंने देखा किताबें जो है ये रिक्वायरमेंट आपकी पूरी नहीं कर पा रही थी। तो आपके टीचर ने क्या बनाया, टीचर ने WIM बनाया। क्या बनाया, WIM, यानी कि एक ऐसा इंस्ट्रक्शन मटेरियल बनाया। आपके टीचर ने एक ऐसा इंस्ट्रक्शन मटेरियल बनाया जो रिटर्न के फॉर्म में था। कैसा था, रिटर्न के फॉर्म में था, एक लिखित के फॉर्म में था। तो उन्होंने जब रिटर्न इंस्ट्रक्शन मटेरियल को तैयार किया तो उन्होंने कुछ बातें को कंसिडर किया। जब उन्होंने चीजों को तैयार किया, प्रिपेयर कर रहे थे, तो जो ट्रेनिज है उनके कुछ बातों को ध्यान में रखा कि जो मेरे ट्रेनिज है उनके स्टैंडर्ड क्या है, जो मैं चीजों को पढ़ा रहा हूं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, और मैं इस चीजों को जो तैयार कर रहा हूं इसके लिए कौन कौन से सोर्सेस चाहिए हमारे, इन सोर्सेस को ध्यान में रखकर उन चीजों को डिजाइन किया। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा फिर आपका ऑल ऑफ दिस, ठीक है। किताबें आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पा रही थी, फिर आपके टीचर ने WIM बनाया, और किस लिए बनाया कि आपके लेवल को एक हाई लेवल तक ले जाए, आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताया जाए, आपको ऑब्जेक्टिव के बारे में बताया जाए, आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपके स्टैंडर्ड को हाई लेवल पे ले जाने के लिए उन्होंने क्या बनाया, WIM, यानी कि उन्होंने क्या बनाया, WIM। जैसे कि लेसन प्लान हो गया, डेमो प्लान हो गया, आपको एक फिक्स टाइम दिया जाता है, 10 मिनट आपको प्रेजेंट करना होता है, ठीक है। आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से पहले आपको प्रिपरेशन करना चाहिए, फिर प्रेजेंटेशन, फिर एप्लीकेशन, फिर टेस्ट, यानी कि आपको एक सीक्वेंस से बताया जाता है कि कैसे आपको आगे बढ़ना है। ओके, क्लियर है सभी को। आगे देखते हैं। In WIM, what does M stand for? Option number A, money. Option number B, material. Option number C, management. And option number D, malfunction. ये जो क्वेश्चन है आपके सामने ना, ये पेपर में, लीला सर के पेपर में भी आया था और मेरे में भी आया था, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही मजेदार। WIM तो मैंने आपको बता दिया क्या होता है, रिटर्न इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, जो एम है WIM में, जो आपका एम है, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका पूरा नाम क्या है। तो ये क्या है आपका, ये है आपका मटेरियल। क्या है, ये है आपके मटेरियल। कैसे मटेरियल है, जो आपके एक तरह से इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या होगा, रिटर्न इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। इंस्ट्रक्शन नहीं होगा, दोबारा मैं बताता हूं आपको, इंस्ट्रक्शन नहीं होगा, क्या होगा, इंस्ट्रक्शनल होगा, ठीक है। AL होगा लास्ट में, रिटर्न इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। ओके, तो किसी में आपसे M के बारे में पूछ सकता है, कहीं पे आपका I के बारे में पूछ लेगा, या फिर आपसे W के बारे में पूछ लेता है, किसी के एक के बारे में पूछ लेगा तीनों में से, या फिर तीनों भी आपसे पेपर में पूछ लेता है, ठीक है। तो मुझे लग नहीं रहा आप गलती करोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
Which of the following material is prepared by student? Option number A, lesson plan. Option number B, information sheet. Option number C, operation sheet. And option number D, daily diary. तो आप अभी ये बताओ, ये क्वेश्चन में आप गलती करोगे क्या? यहाँ पे जितने लोग कनेक्टेड है मुझे ये बताओ कि आप भी इसमें से गलती करोगे। मैंने आपको क्या चीज बताया था? मैंने एक चीज बताया था, चाहे आपकी टीचिंग मटेरियल हो चाहे आपकी लर्निंग मटेरियल हो, यानी कि सिंपल सी बात है, जो WIM जो होता है रिटर्न इंस्ट्रक्शन मटेरियल कौन बनाता है? आपका टीचर बनाता है। ठीक है, जो हमारा टीचिंग मटेरियल है चाहे आपकी जो लर्निंग मटेरियल है, ये दोनों के दोनों किसके पार्ट है? ये दोनों आपके WIM के दो पार्ट होते हैं। ठीक है, तो टीचिंग मटेरियल देखो, लेसन प्लान क्या होगा? टीचिंग मटेरियल हो गया। इन्फॉर्मेशन सीट क्या हो गया? आपकी लर्निंग मटेरियल होगी। ऑपरेशन सीट क्या हो गया? ऑपरेशन सीट आपकी लर्निंग मटेरियल होगी। तो भाई तीनों तो ऊपर कोई भी ऊपर से तीन में से जो ऑप्शन ए है, बी है, सी है, इनमें से तीनों में से कोई ऐसा और नहीं है जो आपका ट्रेनेज बनाता हो। तो ट्रेनेज क्या बना सकता है? यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, यहाँ पे कौन सा चार ऑप्शन कौन सा है जो आपके ट्रेनेज चाहे स्टूडेंट बनाता है, जिसके द्वारा तैयार किया जाता है। तो ऊपर के तीन तो आपके है नहीं। डेली डायरी होता है कि जो ट्रेनेज बना लेते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है कि जो ऊपर के तीन ऑप्शन है जो ट्रेनेज बनाता हो। ऊपर के जो तीनों ऑप्शन है ये सभी के सभी कौन बनाता है? आपका इंस्ट्रक्टर बनाता है। वो अलग बात है, वो अलग बात है, टीचिंग मटेरियल अपने पर्सनल यूज के लिए बनाता है और लर्निंग मटेरियल ट्रेनेज के यूज के लिए बनाता है। ओके, क्लियर है सभी को? आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। Which one of the following is called essay type test? Option number A, objective test. Option number B, oral test. Option number C, subjective test. And option number D, performance test. तो जो हमारे जो टेस्ट होते हैं बेसिकली दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा फॉर्मेटिव टेस्ट और दूसरा होता है हमारा क्या? समेटिव टेस्ट। फॉर्मेटिव टेस्ट हो चाहे हमारा समेटिव टेस्ट हो, हमने क्या किया? इन दोनों को हमने तीन भाग में डिवाइड किया। एक का नाम दिया हमने ऑरल टेस्ट। ठीक है, यहाँ पे जैसे ऑप्शन बी है क्या? ऑरल टेस्ट। और दूसरा है आपका प्रैक्टिकल टेस्ट। और तीसरा होता है हमारा क्या? सब्जेक्टिव टेस्ट। ठीक है, हमने क्या किया? फॉर्मेटिव टेस्ट चाहे समेटिव टेस्ट को हमने तीन भाग में डिवाइड किया। एक का नाम दिया हमने ऑरल टेस्ट, दूसरे का नाम दिया हमने प्रैक्टिकल टेस्ट और तीसरे का नाम दिया हमने सब्जेक्टिव टेस्ट। ऑरल टेस्ट में हमारा क्या आता है? ऑरल टेस्ट में हमारा वाइवा हो गया, इंटरव्यू हो गया, ये हमारा ऑरल टेस्ट है। ठीक है, अब जो हमारा प्रैक्टिकल टेस्ट है, प्रैक्टिकल टेस्ट का दूसरा नाम क्या है? तो प्रैक्टिकल टेस्ट को हम परफॉर्मेंस टेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रैक्टिकल टेस्ट को हम परफॉर्मेंस टेस्ट के भी नाम से जानते हैं। इतना क्लियर है? और तीसरा जो हमारा टेस्ट है जिसे बोलते हैं सब्जेक्टिव टेस्ट। क्या बोलते हैं? सब्जेक्टिव टेस्ट। और सब्जेक्टिव टेस्ट भी हमारे दो टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा रिटन टेस्ट। ठीक है, दूसरा पहला हमारे हो गया ऑब्जेक्टिव टेस्ट और दूसरा हो गया हमारा जो तीसरा होता है हमारा रिटन टेस्ट होता है। क्या होता है? तीसरा जो होता है हमारा रिटन टेस्ट होता है। और रिटन टेस्ट हमारे दो टाइप के हो गए। कौन कौन से? ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ओके, ऑब्जेक्टिव में हमारे कौन कौन से आते हैं? ऑब्जेक्टिव हमारे फिलिंग द ब्लैंक्स आ गया, बाइनरी आ गया, ट्रू फॉल्स हो गए, हमारे ऑब्जेक्टिव में आते हैं। और सब्जेक्टिव में कैसे आते हैं? ऐसे टाइप हो गया। ठीक है, इसके बाद एक्सप्लेन हो गया, डिस्क्राइब हो गया, ये सब हमारे किस में आते हैं? सब्जेक्टिव में आते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा? जो ऐसे टाइप जो टेस्ट है, ठीक है, ऐसे टाइप जो टेस्ट है इसको और क्या कहा जाता है? तो ऐसे टाइप के जो टेस्ट है ये हमारे किस में आते हैं? सब्जेक्टिव में आते हैं। किस में आते हैं? ये आते हैं आपके सब्जेक्टिव में आ जाएंगे। ओके, इसका ऑप्शन सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऐसे टाइप टेस्ट हो गया, एक्सप्लेन हो गया, डिस्क्राइब हो गया, सब हमारे सब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव में ट्रू फॉल्स, मैचिंग, बाइनरी हमारा हो गया। ऑरल टेस्ट जैसे कि आपका वाइबा, इंटरव्यू। और परफॉर्मेंस टेस्ट का दूसरा नाम क्या है? प्रैक्टिकल टेस्ट है। ओके, क्लियर है सभी को? आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। What is the purpose of test? To check understanding of a learner, to encourage learners to study, to guide the learners by knowing their weak points, all of these. तो यहाँ पे देखो आपको टेस्ट लिया जा रहा है। ठीक है, हर वीकली देखो टेस्ट मैंने आपको दो बार बता दिया। टेस्ट हमारे दो टाइप के होते हैं, मेनली जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। कैसे? फॉर्मेटिव, समेटिव। फॉर्मेटिव क्या होता है? फॉर्मेटिव नाम से पता चल रहा है, फॉर्मेटिव यानी कि मंथली हो सकता है, आपका वीकली होता है, यानी कि आपके परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए कि जो टीचर पढ़ा रहा है आपने कितना अचीवमेंट किया, इसको चेक करने के लिए आपका जो क्लास टीचर होता है मंथली, वीकली, कभी भी आपसे टेस्ट ले सकते हो, आपका फॉर्मेटिव टेस्ट होता है। समेटिव क्या होता है? जैसे कि आपका एनएसटीआई है, उन्होंने पूरा एक सिलेबस दिया था और पूरा सिलेबस उन्होंने एक साल का कवर करने के लिए दिया था। अब पूरे एक साल के बाद जो आपका टेस्ट अभी फिलहाल जो हो रहा है, जो अभी आप टेस्ट देने जाओगे CITS का, ये आपका समेटिव टेस्ट हो गया। यानी कि पूरे साल होने के बाद जो पूरा
पूरा कंप्लीट आपका इंस्टीट्यूट कराता है टेस्ट, आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराएगा, आपको नंबर देगा, एक डिग्री देगा, डिग्री आपको दिखाओगे कंपनी वगैरह में तो आपको वैलिड मिलेगा उसको, ठीक है। तो आपसे जो टेस्ट लिया जा रहा है इसके क्या पर्पज होते हैं, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन ए देखो, चाहे ऑप्शन बी देखो, ऑप्शन सी देखो, चाहे ऑप्शन डी देखो, सब आपका सब आ जाएगा इसमें, ठीक है। यानी कि क्या होता है, आपके अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए टेस्ट लिया जाता है, ठीक है। आपका जो स्टडी कर रहे हो, ठीक है, आप स्टडी कर इसको इंकरेज करने के लिए भी, इसको आगे बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। उसके अलावा जो आपकी जो वीक पॉइंट है इसको जानने के लिए और उसको चीजों को गाइड करने के लिए भी आकर टेस्ट लिया जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, मुझे लग नहीं रहा किसी को प्रॉब्लम होने वाली है, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इसका सही जवाब हो जाएगा। ओके, अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। Which of the following is not a type of objective test? Option number A, fill in the blanks. Option number B, true or false. Option number C, matching. Option number D, explanation type. तो इसका मैंने जवाब आपको अभी बताया था, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, मैंने आपको अभी बताया था। देखो जो हमारे टेस्ट होते हैं फॉर्मेटिव चाहे समेटिव, इसमें इसको 3 भाग में डिवाइड किया है, ठीक है। जो तीसरा हमारा होता है कौन सा, रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट हमारे 2 टाइप के हो गए, कौन कौन सा, सब्जेक्टिव और दूसरा हो गया हमारा, एक हो गया हमारा सब्जेक्टिव हो गया, दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया। तो आपसे क्या पूछ रहा है, 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको 4 ऑप्शन में ये बताना कि 4 ऑप्शन में से कौन सा जो टेस्ट है जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में नहीं आता। ओके, तो मैंने क्या बताया आपको, जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं ये आपके ऑब्जेक्टिव में आता है, ट्रू फॉल्स भी आपका ऑब्जेक्टिव में आता है, मैचिंग भी हमारा ऑब्जेक्टिव में आता है। पर चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हो, डिस्क्राइब कर रहे हो, ठीक है, या फिर ऐसे टाइप होते हैं, ये सब हमारे ऑब्जेक्टिव में आते हैं। किस में आते हैं, ऑब्जेक्टिव में आते हैं। पर ऑप्शन डी यहाँ पे क्या, एक्सप्लेनेशन टाइप। तो आप चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हो तो ये आपका किस में आता है, ये आपका सब्जेक्टिव में आएगा। ओके, किस में आएगा, सब्जेक्टिव में आएगा, आपके ऑब्जेक्टिव में नहीं आएगा। ओके, इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन डी उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फटाफट आगे चलते हैं और आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, आपके लिए मजेदार क्वेश्चन है बिल्कुल। Which of the following is the reason of accident? Option number A, working on safe machine. Option number B, following all safety rules. Option number C, using safety apparels while working. Option number D, hurry to work. तो यहाँ पे देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल, कि आप कहीं भी काम पे कर रहे हो, ठीक है, तो क्या रीजन है, आप किसी मशीन पे चाहे कहीं पे क्लासरूम में चाहे घर पे कहीं भी कुछ काम कर रहे हो, तो क्या रीजन है जो आपके एक्सीडेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको रीजन बताना है कि एक्सीडेंट के क्या क्या से रीजन आपके हो सकते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या कर रहा कि आप मशीन पे बिल्कुल सेफ तरीके से काम कर रहे हो, तो क्या एक्सीडेंट होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल क्या है कि एक गलत ऑप्शन है। ऑप्शन बी देख लेते हैं कि आप किसी मशीन पे काम कर रहे हो, ठीक है, तो आप वहां पे जो भी सेफ्टी रूल है आप सभी रूल को फॉलो कर रहे हो, उसको पालन कर रहे हो, तो क्या वहां पे एक्सीडेंट होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। ऑप्शन सी देख लेते हैं, ऑप्शन सी क्या कह रहा हूं, हाँ, तो ऑप्शन सी कह रहा है कि आप कोई भी मशीन पे काम कर रहे हो, वहां पे आप सेफ्टी वाले जो भी तरीके हैं, जो एक तरह से वो नहीं कहते कि सेफ्टी तरीके जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह है उनको सही से यूज कर रहे हो, तो उनको काम कर रहे हो, तो इससे भी आपका एक्सीडेंट नहीं होगा। पर ऑप्शन क्या कर रहा है, ऑप्शन डी, कि अगर आप काम करने में जल्दीबाजी करोगे, अगर कोई काम 1 घंटे का है, सोचोगे 10 मिनट निपटा दो उसको, तो भाई कुछ हो सकता है कि आपका एक्सीडेंट वगैरह भी हो सकते हैं, वहां पे चोट वगैरह लग सकता है आपका, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगर काम करने में जल्दीबाजी करोगे, देखो पेपर देने आप जाओगे ना, तो आपको चीज नहीं करना, अगर आपके पास 2 घंटे के टाइम मिल रहा है ना, तो आपको एक बार टेस्ट देने के बाद आपको क्या करना है, दोबारा उसको एक बार क्रॉस चेक कर लेना है। क्या पता कभी कभी क्या होता है, टेस्ट देने में हम लगाना चाहते हैं बी ऑप्शन पे और हमसे जल्दी से धोखे से क्या ऑप्शन सी हमसे क्लिक हो जाता है और हम ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। जब उसके बाद जब पेपर को हम सबमिट कर देते हैं, जब हमारा रिजल्ट आता है, फिर हमारे नंबर कम आते हैं, फिर हम सोचते हैं यार हमने सही तो क्लिक किया था, नंबर हमारे कैसे कम हो गए। तो हम क्या करते हैं, जल्दीबाजी करते हैं, क्या करते हैं, जल्दीबाजी। इस बार आपको अगर पेपर आपका एक बार कंप्लीट आपने सॉल्व कर दिया है, तो आपको दोबारा क्रॉस चेक कर लेना है कि जो आपने सही जवाब दिया है गलत जवाब दिया है। क्या पता क्लिक तो आप कहीं और कर रहे थे पर धोखे से कहीं क्लिक कहीं और हो गया, तो आपको पेपर में गलती नहीं करनी है। ओके, ये देखो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, मुझे लग नहीं है इसमें टाइम देने की जरूरत है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा कि जो हमारा एजुकेशनल का जो टेक्सोनॉमी है, ठीक है, जो हमारा एजुकेशनल लर्निंग का जो हमारा टेक्सोनॉमी है किसने दिया था, तो टेक्सोनॉमी में मुझे लग नहीं रहा कि गलती करो, किसने डेवलप किया था टेक्सोनॉमी का जो हमारा था, ये किया था आपका बेंजामिन ब्लूम्स ने किया था, ठीक है। क्योंकि पूरा हमारा पीओटी के बारे में बात करूं
तो हमारे एजुकेशनल लर्निंग पे ही बेस्ड है। जो हमारी टेक्सोनॉमी है 3 है ना हमारी, कौन कौन सी है? कैप के बारे में प्रेम सर ने आपको बहुत अच्छे तरीके बताया था, कैप के बारे में बताया था उन्होंने, ठीक है। यानी कि सी मतलब कॉग्निटिव हो गया, ए मतलब आपका अफेक्टिव हो गया, और पी मतलब साइकोमोटर हो गया। ये 3 हमारे क्या होते हैं टेक्सोनॉमी में हमारे 3। किसने दिया था? आपके बेंजामिन ब्लूम्स ने दिया था। किसने दिया था? बेंजामिन ब्लूम्स ने दिया था। तो मुझे लग नहीं रहा इसमें आप गलती करने वाले हो। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इवॉन पॉलो ने क्या दिया था? क्लासिकल कंडीशनल रिस्पॉन्सिव दिया था। जो ऑप्शन जो आपका सी है, ठीक है, जॉन फ्रेंडिस, इनका पूरा नाम क्या है? जॉन फ्रेंडिस, क्या नाम इनका? इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने दिया था आपका क्या चीज? जो आपका लेसन प्लान है ना, आपका जो लेसन प्लान है, ठीक है, लेसन प्लान के इन्होंने ऐसे, इनकी जब किताब पढ़ोगे ना तो उसमें 4-5 स्टेप है आप, ठीक है, तो 4-5 नहीं करना। इनके जो लेसन प्लान है इन्होंने दिया था, उन्होंने ये बताया था लेसन प्लान के हमारे 4 स्टेप होते हैं। ऐसे तो आपको कुछ किताब में अलग अलग मिलेंगे, पर मेनली लेसन प्लान के हमारे 4 मेन स्टेप आते हैं, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, टेस्ट। ये किसने दिया था आपके? तो यही दिए थे आपके, ठीक है। ऑप्शन डी आपको पता है बीएफ स्किनर कौन थे? तो बीएफ स्किनर ने क्या दिया था आपका? ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दिया था, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने क्या कहा था? इसके अलावा जो आपके साइकोलॉजी का जो डेफिनेशन है, चाहे आपका जनरल साइकोलॉजी हो, चाहे आपका नॉर्मल एजुकेशन साइकोलॉजी हो, इनके बारे में उन्होंने डेफिनेशन भी दिया था। ओके, क्लियर है सभी को? आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। Which of the following is related to housekeeping? Option number A, cleanliness. Option number B, assignment. Option number C, WIM. Option number D, communication. तो यहाँ पे बात हो रही है हाउस कीपिंग के बारे में, ठीक है। किसके बारे में बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है हाउस कीपिंग के बारे में। तो हाउस कीपिंग में क्या आपको सिंपल से बताया कि आप चाहते हो वहां पे एकदम क्लीन रहे, ठीक है। आप क्या चाहते हो? चाहते हो क्लीन रहे ना वहां पे, ठीक है। क्या चाहते हो? क्लीन रहे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब फटाफट आपको जवाब देना है, मेंशन करना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाउस कीपिंग से संबंधित आपका क्लीननेस। बाकी असाइनमेंट तो होगा नहीं, ठीक है। असाइनमेंट हमारे किस में आ जाएगा? टीचिंग में आ जाएगा। WM में टीचिंग लर्निंग मटेरियल में आ जाएगा। कम्युनिकेशन हमारे कम्युनिकेशन में आ जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, क्लीननेस हो जाएगा। क्लीनिंग चाहोगे कि हाउस कीपिंग चीजों को साफ सुथरी रहे वहां पे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं। Which one of the following is associated with a good workshop? Option number A, fire extinguishers. Option number B, first aid. Option number C, safety boards. And option number D, all of these. यहाँ पे क्या देखो, आप किसी वर्क प्लेस पे चाहे वर्कशॉप में काम कर रहे हो, ठीक है। आप किसी वर्क प्लेस में चाहे वर्कशॉप में कहीं पे काम कर रहे हो, तो वहां पे चाहते हो ना कौन कौन सी चीजों को आप वहां पे एसोसिएट करना चाहते हो, वहां पे कौन कौन से चाहते हो कुछ चीज वहां पे रहे। तो अगर वहां पे आग वगैरह लगेगा तो आग बुझाने के लिए वहां पे इंस्ट्रूमेंट चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा सही हो गया। अगर आपकी चोट लगती है तो आप चाहते हो चोट लगे तो उसके दवाई करने के लिए समाधान होना चाहिए, यानी फर्स्ट एड होना चाहिए। उसके बाद अगर किसी मशीन पे काम कर रहे हो तो उसके लिए जो आपके जो सेफ्टी के लिए जो तरीके होने चाहिए वो बोर्ड भी होना चाहिए जिसमें प्रॉपर मेंशन होना चाहिए। इसका मतलब हो जाएगा गुड हाउसकीपिंग में आपका हर चीज होना चाहिए वहां पे, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा आपका? इसका हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दिस। ओके, तो मुझे लग नहीं रहा किसी को दिक्कत आने वाली इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए? सारे क्वेश्चन आपके लिए हैं, ठीक है। मेरा तो पेपर हो चुका है इसलिए नहीं मैं कह रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि मेरा पेपर हो गया है, अब आपकी बारी है। ओके, Which one of the following is not the quality of a good counselor? Option number A, he should be sympathetic. And option number B, he should be natural. Option number C, he should be a good observer. And option number D, he should be empathetic. तो मुझे लग नहीं रहा कि इस क्वेश्चन को आप गलती करोगे। क्यों नहीं करोगे भाई? इसलिए नहीं करोगे कि मैंने आपको काउंसलिंग इतना भर भर के पढ़ाया है ना, आपको काउंसलिंग मैंने इतना आपको भर भर के पढ़ाया है कि मुझे लग नहीं रहा कि गलती करोगे। देखो क्या होता है, काउंसलर कौन सा होता है? जो आपकी काउंसलिंग करता है। और काउंसलिंग कौन होता है? जो पर्सन जो काउंसलिंग कराने के लिए जाता है। तो देखो मुझे मान लो कि मुझे प्रॉब्लम है, मैं आपके पास गया प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कराने के लिए, तो आप क्या करोगे? मेरे प्रॉब्लम को सुनोगे, समझोगे, और समझने के बाद आप मुझे ऐसे गाइड करोगे उस प्रॉब्लम को, मैं सॉल्यूशन आप मुझे बताओगे, मैं उसको दूर करूंगा। यानी कि आप हमेशा मेरे प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकालने के बारे में, बात के बारे में सोचोगे, ऐसे नहीं करोगे आप मुझे दिलासा दोगे। तो दो चीज बनता है आपका, ठीक है। आपका यहाँ पे दो चीज बन के आता है। क्या बनता है? पहला आता है हमारा, देखो सहानुभूति हमारे दो टाइप के होते हैं, यहाँ पे दो मेंशन है कि आपका यहाँ भी सहानुभूति है, ठीक है। ओके, एक आपकी सहानुभूति यहाँ पे है और दूसरी सहानुभूति आपकी यहाँ पे है,
दो सहानुभूति निकल के आ रही है, एक आपका सिंपैथिक हो गया, एक आपका इम्पैथिक हो गया। दोनों मतलब होता है सहानुभूति होता है, पर थोड़ा सा अंतर निकल के क्या होता है, थोड़ा सा निकल के आता है। सिंपैथिक मतलब होता है कि आप उसके लिए फीलिंग कर रहे हो, ठीक है, आप उसके लिए फीलिंग कर रहे हो, आप उसकी कोई हेल्प नहीं कर रहे हो, आप उसके लिए उसकी फीलिंग को महसूस कर रहे हो। पर इम्पैथिक मतलब क्या होता है, उसके साथ उसकी फीलिंग को समझ रहे हो, साथ साथ उसके साथ उसकी फीलिंग को समझ रहे हो, और उसके प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए आप तैयार हो, उसके प्रॉब्लम को सॉल्यूशन बताने के लिए, उसको हेल्प करने के लिए आप तैयार हो। तो हमेशा काउंसलर को इम्पैथिक होना चाहिए, उसको सिंपैथी नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसको क्या, उसको हमेशा इम्पैथी होना चाहिए, उसको सिंपैथी नहीं होना चाहिए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसको सिंपैथिक नहीं होना चाहिए, उसको हमेशा इम्पैथिक होना चाहिए। ओके, क्लियर है सभी को? आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। A SWOT analysis consists of all of the following elements except dash. Option number A, willingness. Option number B, strength. And option number C, opportunity. Option number D, threat. तो ये क्वेश्चन भी पेपर में आता है, मेरे पेपर में तो नहीं आता, शायद किसी न किसी ट्रेनिंग के पेपर में आता है। बहुत ही सिंपल, देखो शॉर्ट में आपको कुछ नहीं करना है, आपको पता होना चाहिए बस फुल फॉर्म होना चाहिए। आपसे पूछ रहे चार ऑप्शन में से कौन सा शॉर्ट एनालिसिस के फुल फॉर्म में नहीं होता। तो एस मतलब होता है आपकी स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, डब्ल्यू मतलब होता है वीकनेस, ओ मतलब होता है अपॉर्चुनिटी, और टी मतलब होता है आपके थ्रेट्स। जो आपके एस और डब्ल्यू है यानी कि स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस है, ये क्या होता है, इंटरनल होता है। क्या होता है, इंटरनल होता है। बाकी जो आपकी ओ और टी है यानी कि अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स होते हैं, ये क्या होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं। कैसा होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या है, एस मतलब होता है हमारा स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ हमारा है यहाँ पे, बिल्कुल सही है। ओ मतलब होता है हमारे अपॉर्चुनिटी, तो अपॉर्चुनिटी भी है यहाँ पे। टी मतलब होता है थ्रेट्स, थ्रेट भी है। डब्ल्यू मतलब होता है वीकनेस, पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वीकनेस हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। यहाँ पे क्या विलिंगनेस है, यहाँ पे क्या विलिंगनेस है, यानी कि इसका ऑप्शन सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए था क्या, वीकनेस होना चाहिए, पर यहाँ पे वीकनेस कहीं भी नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। ये चीज क्या कह रहा था, इसको छोड़ के कह रहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। Focusing in depth on a particular aspects in the situation and experience is called option number A, probing. Option number B, confronting. And option number C, interpreting. And option number D, self-disclosure. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी भी सिचुएशन पे, ठीक है, किसी भी सिचुएशन पे क्या करते हो, किसी पर्टिकुलर चीज पे आप क्या कर रहे हो, उस पर फोकस कर रहे हो। किससे कैसे फोकस कर रहे हो, आप उस पे बिल्कुल फोकस कैसे करो, बिल्कुल गहराई के साथ फोकस कर रहे हो, ठीक है। किसी पर्टिकुलर चीज पे जो आपका सिचुएशन है उस पे आप फोकस कैसे कर रहे हो, उस पे गहराई से फोकस कर रहे हो। तो आप ऐसे एक्सपीरियंस को क्या कहोगे, तो हम इसे कहते हैं प्रोबिंग। क्या कहते हैं, हम इसे बोलते हैं प्रोबिंग। क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं प्रोबिंग, यानी कि जांच पड़ताल करना। किसी चीज को जांचना है हमें, तो उस मटेरियल पे चाहे उस सिचुएशन पे हम क्या करते हैं, बिल्कुल गहराई के साथ उस पर हम फोकस करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, उस पे चीजों को बिल्कुल गहराई के साथ उस चीजों पर हम फोकस करते हैं, तो हम इसे बोलते हैं प्रोबिंग। क्या कहते हैं, हम प्रोबिंग कहते हैं। ओके, क्लियर है? आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। Which of the following is not a characteristics that is helpful for an entrepreneur to have? Option number A, arrogance. Option number B, self-esteem. Option number C, self-confidence. And option number D, optimism. Okay. ऑप्शन नंबर ए क्या दिया हुआ है यहाँ पे, एरोगेंस दिया हुआ है। एक एंटरप्रेन्योर कैसा होना चाहिए, उसके अंदर ना हर चीजें के सेल्फ एस्टीम क्या दिया हुआ है कि वो बहुत आत्मसम्मानिक होना चाहिए। पर एरोगेंस मतलब क्या होता है कि कोई भी एक सिचुएशन आई, अगर उस सिचुएशन से वो सेटिस्फाई नहीं है तो वो क्या करेगा, उसके वो अपने जितने भी उसके एम्प्लॉयज हैं उनके अगेंस्ट कुछ अलग ही रिएक्शन देगा। मतलब वो हैप्पी नहीं रहेगा, वो उसको हर चीज का घमंड होने लगेगा। घमंड हो गया देन उसे गुस्सा आने लगेगा अगर कोई भी चीजें उसके सेटिस्फाई के हिसाब से नहीं हो रही है। उसे कैसा ना एकदम
हर चीजों को समझने के लिए आना चाहिए सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अगर वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं समझ पा रहा है तो वो एंटरप्रेन्योर बनकर भी उसका कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि उसे हर चीजों को हैंडल करना चाहिए। वो कैसा रिस्क टेकर होते हैं। अगर वो रिस्क टेक कर रहा है, वो जो भी रिस्क टेक कर रहे हैं उसमें प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो प्रॉफिट काइंड ऑफ हैप्पीनेस है, बट जो लॉस है वो लोगों को कैसा सैडनेस देता है। तो सैडनेस में एरोगेंस एक इमोशन है, वो आ सकती है। तो अभी हम लोग को कैसा उसको समझना है कि मुझे वो चीजें कैसे हैंडल कर लेनी है। तो एंटरप्रेन्योर में कभी ये चीज नहीं होनी चाहिए, उसको ना बहुत ही समझदारी से चीजों को सॉल्व करना चाहिए। एंड सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान तो हर किसी में होना चाहिए, वो एंटरप्रेन्योर हो या कोई भी। सेल्फ कॉन्फिडेंस ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है एक एंटरप्रेन्योर में, कि अगर उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा तो वो अपने कंपनी को या एंटरप्राइज को आगे कैसे लेकर जाएगा। ऑप्टिमिज्म मतलब वो कैसा अपने हर जितनी भी प्रेडिक्शंस होती है या जो भी प्रेजेंट या प्रेडिक्शन जो भी है, उन सब चीजों को लेकर वो बहुत पॉजिटिव रिएक्ट करे। वो हमेशा ना एक होप लेकर आए। सो वो ऑप्टिमिज्म होना चाहिए। तो ये तीन कैसे हैं, पॉजिटिव रेस्पॉन्स दे रहे हैं, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड ऑप्टिमिज्म। बट एरोगेंस कैसे एक नेगेटिव रेस्पॉन्स दे रहा है। सो एक एंटरप्रेन्योर में नेगेटिव चीजें नहीं होनी चाहिए, एरोगेंस जैसी चीजें। अभिमान, उसको हर चीजों को लेकर ऐसे घमंड नहीं होना चाहिए कि मैं अभी एंटरप्रेन्योर बन गया तो मुझे लोगों के साथ ना ऐसा बिहेव करना है, या अगर कोई पियोन है तो मैं उसको ऐसा बोलूंगी ए इधर आ, ऐसा कुछ भी नहीं। हर किसी के साथ इक्वली रहना चाहिए, एरोगेंस नहीं आना चाहिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो देखो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उसका तो ऑप्शन ये सही था। देखो क्या चीज है इसका, सिंपल से मैं एक वर्ड में आपको बता देता हूँ। देखो एंटरप्रेन्योर, उसमें बिजनेस आपको स्टार्ट करना है, ठीक है, तो उसको आपको सेल्फ स्टीम तो चाहिए। हर कोई इंसान है, हर किसी को सेल्फ स्टीम चाहिए होता है। उसके अंदर अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, तो उसके अंदर आत्मविश्वास अगर है, तो चीजों को और आगे बढ़ेगा। ऑप्टिमिज्म मतलब क्या होता है, ऑप्टिमिज्म मतलब आपको हो गया एक तरह से आगे बढ़ने के बारे में सोचेगा हमेशा, ठीक है, आगे बढ़ने के बारे में कि अगला स्टेप उसका क्या होगा, आगे उसको कैसे बढ़ना है। पर उसका जो ऑप्शन ए है आपका, इसमें क्या उसके अंदर एटीट्यूड आ गया, और उसके अगर आगे मेरे से बेटर कोई नहीं है, अगर उससे ये लगने लगा कि मेरे से बेटर कोई नहीं है, फिर उसको आगे बढ़ने की तो प्रेरणा नहीं मिल पाई। जैसे यहाँ पे मैं बारे में बताऊँ, लीला सर हो गए, और भी जैसे यहाँ पे दीपाली मैम हो गई, अंजलि मैम हो गए, और यहाँ पे बहुत सी ऐसी और भी लड़कियां हैं, ऐसे लड़के हैं जिसके अंदर ये चीज नहीं है। उनके अंदर सीखने की चाहत है, यानी कि सीखने की चाहत है, आगे बढ़ेंगे, पर उसके अंदर ये चीज आ गई, अभिमान आ गया कि मैं आगे, अब मेरे ऊपर कोई नहीं है, मुझे सब कुछ आ गया, ठीक है। अगर उनके अंदर ये थॉट अगर सेट हो गया, फिर वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ओके, क्लियर हो गया सभी को। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो, मैंने आपको बताया था जो हमारे मैस्लो साहब के थे, तो उनके अंदर जो 5 लेवल थे, उसी लेवल के अकॉर्डिंग समझेंगे तो हमारे थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर स्ट्रेस को हटा दो, यहाँ पे अगर नीड्स को डाल दो, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेस हटाओ नीड्स डालो, तो क्या हो जाएगा, हमारा फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस हो जाएगा, ठीक है। तो फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस में हमारा क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर आपके प्रिजन की मृत्यु हो रही है, आपका प्यार अगर टपक गया, तो क्या है, आपका सोशल स्ट्रेस है वो, ठीक है, यानी कि सोशल स्ट्रेस में आ जाएगा। और यहाँ पे आपका जो ऑप्शन जो सी है और जो आपका ऑप्शन डी है, ये कहाँ पे आएगा, जल्दी आपको जवाब देना है। ऑप्शन सी और डी कहाँ पे आ जाएगा इसका, तो यहाँ पे जवाब बिल्कुल सही। देखो क्या होता है, क्वेश्चन कल भी आया था आपका, ठीक है, ये क्वेश्चन कल भी आया था, तो किस में आएगा आपका, तो ऑप्शन जो ए है, अगर आपके प्यार की मृत्यु हो रही है तो ये किस में आएगा, ये आएगा आपका किस में, ये आता है आपका लॉ एंड बिलोंगिंग में, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, लॉ एंड बिलोंगिंग का दूसरा नाम क्या है, तो इसका आपका क्या चीज है, सोशल स्ट्रेस है, ठीक है। तो इसमें आएगा, तो ऑप्शन आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो आपके फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस में नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा के बारे में बात कर रहा। तो जो आपका ऑप्शन ए है, ये किस में आएगा, ये आएगा आपका लॉ एंड बिलोंगिंग, या फिर बोलते हैं स्टेप्स स्ट्रेस में हमारा आता है। ये हमारे फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस में हमारा नहीं आता। बाकी जो ऑप्शन बी है, मेनोपॉज हो गया, गिविंग बर्थ हो गया, और आपको जो नींद ले रहे हो, ठीक है, नींद आप ले रहे हो, उसके अंदर किसी कोई डिस्टर्ब आपको कर रहा, तो ये भी कहीं ना कहीं आपका किसी फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस में आता है। ओके, क्लियर है सभी को। 2-3 क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम भी बहुत लंबा हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि जो देखो क्या काउंसलर है, काउंसलर छोड़ो, लीडर के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। जो लीडर है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है, ठीक है, कुछ क्वालिटी उसको बेटर बनाती है, कुछ क्वालिटी उसको बेकार बनाती है, ठीक है। अगर आपके अंदर क्वालिटी अच्छी वाली है तो आपको बेस्ट लीडर कहा जाएगा, क्वालिटी बेस्ट नहीं है तो आपको लीडर अच्छा नहीं कहा जाएगा। तो ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो उसके अंदर नहीं होना चाहिए। देखो लीडर क्या होता है, लीडर आप समाज में रहता है, हर एक दूसरे से बंदे की प्रॉब्लम के बारे में सोचता है, समझता है। जैसे आप कंपनी में लीडर हो, तो वहां पे एम्प्लॉय क्या होते हैं, अलग अलग तरीके से होते हैं,
तो उनके व्यवहारों को समझना होता है, उनसे बातचीत करना होता है, ठीक है। तो ये सब कैसा होना चाहिए लीडर के अंदर क्वालिटी, हिसाब से कौन सी क्वालिटी इसके अंदर नहीं होना चाहिए। तो उसके अंदर यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, अंतर्मुखी जिसे बोलते हैं, इंट्रोवर्ट बोलते हैं, ठीक है, ये इसके अंदर नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर बंदा अपने आप में खोया हुआ है कि दूसरे से अगर उसका कोई मतलब नहीं है, तो क्या वो अच्छा लीडर माना जाएगा? सपोज करो मैं लीडर बन गया अपने एनएसटीआई के, मैं मानो सीआर हूँ, ठीक है। अगर मैं सीआर हूँ, अगर मैं अपने आप में ही खोया रहूं, मैं किसी दूसरे दोस्त से बात ना करूं, मैं समझू ना इसकी प्रॉब्लम क्या है, क्लास में क्या होने वाला, अगला क्लास किसका है, टीचर क्या है, अगर मैं उनके बारे में सोचू ही ना, तो क्या मैं अच्छा क्लास टीचर का मैं लीडर बन पाऊंगा वहां पे? क्या मैं अच्छा सीआर में बन पाऊंगा? नहीं बन पाऊंगा। तो मुझे हर किसी के साथ वहां पे क्या करना, बातचीत करना होता है, क्या चीज है क्या चीज नहीं करना होता है। ओके, दो तीन क्वेश्चन और फटाफट निपटा देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, कि आपके एक बिट्स में कितने बाइट्स होते हैं, ठीक है, कि सॉरी एक बाइट्स में कितने आपके बिट्स होते हैं। तो एक बाइट्स में आपके कितने बिट्स होते हैं, कल क्वेश्चन क्या आया था, कल क्वेश्चन आया था आपका कि एक निबल्स में कितने बिट्स होते हैं आपके, ठीक है। कल क्वेश्चन क्या था कि एक निबल्स में कितने आपके बिट्स होते हैं, तो कितने था, एक निबल में आपके 4 बिट्स थे, कल का क्वेश्चन ये था। पर आज का क्वेश्चन क्या है कि एक बाइट्स में आपके कितने बिट्स होते हैं। तो एक बाइट्स में कितने बिट्स होते हैं, तो एक बाइट्स में आपके 8 बिट्स होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। अगर निबल्स के बारे में बात करता कि एक निबल्स में कितने बिट्स होते हैं, तो एक निबल में आपके 4 बिट्स होते हैं। ओके, क्लियर है सभी को? आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। देखो मेमोरी होगा आपका, हो गया, ठीक है। मेमोरी जो होते हैं, जो हमारे कंप्यूटर होता है, इसमें मेमोरी हमारे 2 टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा परमानेंट होता है, और एक हमारा होता है टेम्पोररी। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 4 ऑप्शन आपको ये बताना है कि कंप्यूटर में जो हमारी परमानेंट मेमोरी है इसमें से कौन सी है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, परमानेंट मेमोरी हमारी कौन सी है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, आपको फटाफट जवाब देना कि 4 ऑप्शन में से परमानेंट मेमोरी हमारी कौन सी है, ठीक है। परमानेंट मेमोरी हमारी कौन सी है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा परमानेंट मेमोरी का? ऑप्शन ए रैम है, रोम है, या फिर मेमोरी कार्ड है, या फिर नन ऑफ दिस है। तो परमानेंट मेमोरी हमारी कौन सी होती है, तो परमानेंट मेमोरी हमारी होती है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और यहाँ पे आपके प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बात नहीं कर रहा, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बात नहीं कर रहा, यहाँ पे बात कर रहा है परमानेंट मेमोरी हमारी कौन सी होती है। ओके, तो परमानेंट मेमोरी हमारी कौन सी हो जाएगी, तो परमानेंट मेमोरी हमारी होती है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रैंडम, ठीक है। हमारा जो ऑप्शन है, देखो इसका फुल फॉर्म भी पेपर पूछ लेता है। पहला ऑप्शन क्या है हमारा, रैम। रैम क्या होता है, हमारी टेम्पररी मेमोरी होती है। जो रोम होता है हमारा कैसी मेमोरी होती है, परमानेंट मेमोरी होती है, इसे बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। और ये क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी हो गया, ठीक है। जो आपके रैम हो गया और जो रोम हो गया, ये दोनों आपके प्राइमरी मेमोरी होते हैं। मैं आपको दोबारा बताता हूँ, रैम और रोम ये दोनों आपके प्राइमरी मेमोरी होते हैं। जो आपके मेमोरी कार्ड होता है ये आपके सेकेंडरी मेमोरी होता है, ठीक है। कैसा होता है, सेकेंडरी मेमोरी। रैम आपका टेम्पोररी मेमोरी होता है और रोम आपका परमानेंट मेमोरी होता है। ओके, क्लियर है सभी को? आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे आगे क्या मतलब कल देखेंगे अगली क्लास में क्या होगा। अब देखो क्या है, थोड़ा सा आपको आवाज डिस्टर्ब हो रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जो आपकी टीचिंग और जो आपकी लर्निंग है, ठीक है, जो आपकी टीचिंग और लर्निंग क्लासरूम में टीचर आपको पढ़ा रहा है, आप चीजों को सुन रहे हो, तो आपके बीच में क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है वहां पे, ठीक है। बिना कम्युनिकेशन के माध्यम से तो आपको पढ़ाया नहीं जा सकता ना। अभी हमारे बीच में कम्युनिकेशन नहीं तो हो रहा, अभी हम आपके और हमारे बीच में कम्युनिकेशन हो रहा। तो ये हमारा जो बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, टीचिंग और लर्निंग के बीच में जो प्रोसेस है कम्युनिकेशन का, हम उसको क्या कहते हैं? क्या टू वे होता है, वन वे होता है, इनडायरेक्ट होता है, या फिर कैसा होता है? तो देखो क्या है, वन वे टू वे में क्या होता है, वन वे में क्या होता है कि मैं जब जो आपने पढ़ा होगा ना, जो डीएलपी होता है, जो आपका एसिंक्रोनस होता है, उसमें क्या होता है, वन वे मान सकते हो। वन वे इसलिए मान लेते हैं कि टीचर आपको पढ़ाता है, आप उसमें कोई फीडबैक नहीं दे पाते हो, ठीक है, आप वहां पर डिस्कशन नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो जो आपका डिस्कशन लेस होता है वो हमारा वन वे होता है, जिसमें हम डिस्कशन करते हैं, हम अपना फीडबैक देते हैं, ये हमारा टू वे होता है। क्या होता है, अगर मैं लेक्चर मोड के बारे में बात करूं, तो लेक्चर मोड हमारा क्या होता है, वन वे कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। लेक्चर मोड हमारा वन वे कम्युनिकेशन होता है। पर टीचिंग और लर्निंग हमारे अगर बारे में बात करें तो टू वे कम्युनिकेशन होते हैं। कैसे होते हैं, टू वे कम्युनिकेशन होते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। तो जो हमारी टीचिंग और लर्निंग है, ये आपका कैसा होता है कम्युनिकेशन, ये आपका टू वे कम्युनिकेशन होता है। ओके, कैसा होता है, टू वे कम्युनिकेशन होता है। अगर लेक्चर होता वन वे कम्युनिकेशन, अगर डिस्कशन होता तो टू वे कम्युनिकेशन। ओके, टीचिंग और लर्निंग टू वे कम्युनिकेशन। ओके, तो आज के लिए इतना रखते हैं। बाकी के जो क्वेश्चन है कल मैं आपको दोबारा करा दूंगा इसके अलावा। और बाकी के अभी जो 5-6 दिन है
मैं आपको भारत स्किल के 2018 के पीडीएफ और 2019 को सॉल्व आउट करा दूंगा। इसके अलावा जो अगर मैं बात करूं वीसीएस के लिए और आपके जो ट्रेड थ्योरी है, इसको भी कोशिश करेंगे कराने के लिए, पर रात में तो नहीं हो पाएगा, इसको हम दिन में करा देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना, जो भी फीडबैक वगैरह है आप दे सकते हो, क्लास आपको कैसे लगी। तो आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद।